अगर कोई इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखे, व्हाट इज अ सेफ स्कोर व्हेन इट कम्स टू सीडीएस ओटीए। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर रहा हूँ डिसिप्लिन पढ़ के। क्या उन्हें सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और लास्ट के बाकी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट को कैसे ध्यान रख के अच्छा परफॉर्म करें? कितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिटन? अगर मैं बैठी, अगर मुझे पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा, विच मीन्स मेरे साथ जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको वो पेपर डिफिकल्ट लगा और शायद मेरे से ज्यादा उनको डिफिकल्ट लगा हो। तो सर जो अभी उसके पास जो 6 से 7 महीने जो सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम है वो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर कर सकता है? मैम यहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास 5 चीजें हैं, नंबर सिस्टम हो गया, एल्जेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया एंड ज्योमेट्री हो गई, तो आप किन्हीं 3 को पकड़ के चलो। Hi everyone, welcome back to Defense Dodger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and in today's episode we have two special guests. Today we have Sahil sir, he's the founder of Defense Mania and you all must be knowing him. He has cleared multiple defense exams and other government exams. Along with that we have Richa ma'am who has successfully cleared CDS exam 4 times and AFCAT and other exams as well. But precisely talking about CDS exam, she has secured 130 marks and talking about her marks in that, in GS she has maximally scored 61 marks, English 74 marks is the maximum score she has done, and she is here to share her experience. The motto of conducting this video is to analyze the previous year paper and the kind of changes which is there in the recent time in the CDS paper, and we have tried to evaluate the understanding of the paper which is there and the kind of modifications are being done in the recent timing. This video is going to be with two segments. In first segment, Richa ma'am is going to discuss the English part and the GS part, and in later on we are going to discuss the mathematics with Sahil sir. So this is a complete narrative video to understand better the complete process. I hope you are going to learn something new. Without any further delay, let's get back to the video. हेलो रुचा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। रिसेंटली अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ है एंड उसके एसोसिएट में काफ़ी सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना रिटर्न क्लियर कर लेंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डिलेमा में है कि उनका स्कोर जो है वो इतना इनफ है कि वो रिटर्न क्लियर कर पाए। एंड आई हैव गॉन थ्रू योर डेटा मैम, आपने जो रिटर्न का स्कोर जो आपका अचीवमेंट रहा है दैट इज 130, एंड लोग आईएमए के लिए सिक्योर करते हैं वो मार्क्स, एंड व्हेन इट कम्स टू जीएस दैट वाज 61। आई मीन आई हैव नेवर scored that much in GS. And along with that, आपका जो English का भी score है that is 74. I think that is achievable, but when it comes to GS, 61 is a very very handsome score. So हम हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, but I really want to thank you for joining me for this video. Thank you so much, ma'am, for having me on your platform. And yes, I'll make sure कि मैं सारे एंगल, सारे एस्पेक्ट्स इस एग्जाम से रिलेटेड कवर करूं और मेरा कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हाउ आई स्कोर्ड वेल इन जीएस एज वेल एज इंग्लिश, मैं वो सारी चीजें यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगी। ऋषा मैम, अगर मैं बात करूँ सीडीएस की, मेल के कंपैरिजन में फीमेल का कंपटीशन बहुत अलग होता है, बिकॉज आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल candidates are going for written as well as for the SSP, and the competition level is such कि female are really performing good when it comes to SSP, और वो अपना मेक श्योर करते हैं कि उनका रिटर्न का स्कोर भी अच्छा जाए। तो मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे जानना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड मल्टीपल टाइम सीडीएस एग्जाम, कि आज के टाइम पे सीडीएस के रिस्पेक्ट में क्या सिनेरियो चल रहा है, कितने लोग अपीयर करते हैं सीडीएस के लिए एंड कितने लोग रिटर्न क्लियर कर पाते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू एसएसपी फीमेल के प्रोसाइज में कितनी लड़कियां आज के टाइम पे रिकमेंड हो रही हैं एंड मेरिट के लिए कितनी वैकेंसीज आ रही हैं? ट्रू ट्रू। मैम, अगर ये स्पेसिफिक डेटा बताई जाए कि कितने लोग अपेयर होते हैं, तो अप्रॉक्स वही 1 लाख के अराउंड लोग अपेयर होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेज इज रिटन। तो रिटन क्लियर करते हैं हमारे 6,000 to 8,000 इस ब्रैकेट में। और रिकमेंडेशन में फिर इसका जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके 10 टाइम्स ये रिकमेंडेशन ओवरऑल आता है। लेकिन अगर विमेन की स्पेसिफिकली बात करें तो कभी मतलब शिफ्ट आता है, क्योंकि वहां सिलेक्शन सेंटर बोर्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं है ना कि इतने ही बंदों को रेकमेंड करना है। तो वो डिपेंड्स कि कभी 100 भी हो जाते हैं, कभी 150 भी हो गए हैं, कभी कभी ये 80 भी होते हैं, कभी कभी ये 90 भी होते हैं। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट करता है टाइम एंड अगेन कि कितनी लड़कियां स्पेसिफिकली रेकमेंड हो रही हैं। हावेवर रेकमेंड तो ये हो जाते हैं, मोटा माटी आप मान के चलो कि 100 अप्रोक्स तो हो जाती हैं। कभी बिल्कुल 60 69 ऐसे भी नंबर्स हमने देखे हुए हैं। तो बिल्कुल। अब प्रॉब्लम आती है मेरिट की। सिंस द सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सीट्स तो हमारे 16 17 18 19 मैक्स टू मैक्स इतनी ही है, 90।
राइट। इसमें अब 19 लड़कियां ही जाएंगी अपने रॉ स्कोर्स रिटन के प्लस दी रिकमेंडेशन का जो स्कोर है एसएसबी का वो मिला करके। तो बिल्कुल। मेरिट इतने ही होने वाले हैं। मैंने अपने आंखों से अपने दोस्तों को देखा है जिनका ऑल इंडिया रैंक 21 या 22 या इवन 23 भी रहा है, वो भी हम्म, मेरिट हो जाते हैं बकायदा। कि कुछ लड़कियां निकल जाए खुद वो ज्वाइन हम्म, ना करे, या कुछ मेडिकली अनफिट हो। तो बिल्कुल। अगर किसी फीमेल का ओवरऑल रैंक हम्म, 21 22 या 23 आ रहा है तो उन्हें हम्म, जेल मिलने के चांसेस हैं। ओके। एंड एक और चीज भी मुझे जाननी है, व्हेन इट कम्स टू रिटन, आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाया है और आपने उनको बहुत क्लोजली देखा है, तो मुझे जानना है कि कितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिटन, एंड क्या सिनेरियो आज के टाइम पे चल रहा है, जो बच्चे मेरिटन हो रही हैं स्पेशली फीमेल्स, तो उनका रिटन स्कोर कितना जा रहा है, एंड व्हाट इज अ सेफ स्कोर व्हेन इट कम्स टू सीडीएस ओटीए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज रिटन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मार्क्स अल्टीमेटली एसएसबी के साथ जुड़ता है और फिर आपको मेरिटन होने में हेल्प होता है। एग्जैक्टली मैम, ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल चीज है, क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्योंकि एसएसबी बहुत डायनेमिक है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम वहां स्क्रीनिंग भी हो रहे हैं। हम्म, तो अगर हमें अपना एक रैंक सिक्योर करना, अपनी एक सीट एकेडमी में सिक्योर करनी है, तो हम हम्म, जो हाथ पैर मार सकते हैं वो रिटन में ही है। तो बिल्कुल। अपने एंड पे ये कोशिश करनी चाहिए कि रिटन में हम मैक्सिमम स्कोर करें, हम्म, ताकि एसएसबी में उस दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम वहां चीजें डिसाइड होती है, राइट। कि हम्म, कोई बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है, स्टिल ही और शी गेट्स स्क्रीनड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट की बहुत चीजें है ना, वहाँ ग्रुप कैसा है उस दिन, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। तो आपके हाथ में जो चीजें हैं, हम्म, ये 6 महीने में या 1 साल में या जब भी आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की है, ये है कि आपने कितने वेल थॉरो स्टडी की है, कितनी आपकी बेस स्ट्रांग है और आपका रिटन का स्कोर कितना ज्यादा है। सोचो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका रिटन का स्कोर अच्छा खासा है, अच्छा हम्म, खासा इन द सेंस कट ऑफ से 10 नंबर एटलीस्ट ज्यादा विमेन का। तो ओके। अगर रीसेंट का बात करूं मैं तो 81 के करीब कट ऑफ गई हुई है, 81। अगर किसी बच्चे का जो फीमेल है 91 नंबर आ रहा है रिटन में, तो वो एक बार को अपने दिल को तसल्ली दे सकती हैं कि हाँ मैं अपना एक सीट सिक्योर कर रही हूँ ओटीए में, अगर मैं रेकमेंड हो जाती हूँ तो। बिल्कुल। जबकि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ मतलब एक फीमेल की बात करूंगी मैं, ज्यादा मैं फीमेल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। अगर हम्म, किसी फीमेल का फॉर एग्जांपल 81 ही नंबर है और 81 ही कट ऑफ गया था, बिल्कुल। अब उन्हें बहुत एम्बिग्यूटी आ जाएगी वहां पे कि शायद वो मेरिट आउट हो जाए, क्योंकि तब उनको वहां एसएसबी में नंबर खींचने पड़ेंगे, जो बिल्कुल। हमारे हाथ में नहीं है। हम्म, क्योंकि मुश्किल है, मतलब आई वुड नॉट से कि है ही नहीं, लेकिन मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है रिटन में स्कोर करना थोड़ा सा। एसएसबी के स्कोर करने से वो हमारे हाथ में, वो हमारा एरिया है, वी कैन डू इट, राइट। पढ़ के कुछ भी करके। तो ये सीन है। एक्चुअली आप बहुत सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रिटर्न है वो अपने हाथ में भी है, जितना हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। दैट इज द रीजन मैम, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जीएस वाला पार्ट हो, हम उन दोनों पार्ट्स को अपने लेवल पे जितना हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो एनडी के बाद सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन में आते हैं, तो जो चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर को ढंग से ना समझते हुए सिर्फ प्रिपरेशन में उतर के कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करते हैं, बट still they are unable to clear the written. We'll start with English because English play a very vital role, and of course you have secured a very handsome score in that. So when it comes to English ma'am, comprehensive काफी important area हो जाता है, and उसमें भी काफी सारे candidates के doubt होते हैं कि कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए, because there are different kind of passages that come, there are factual, analytical and narrative. So इनके रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन करना चाहिए, और आज के टाइम पे एग्जाम में किस तरह से पैसेज पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्प्रिहेंशन का। हम्म, क्योंकि यहाँ भी इंग्लिश में जो वोकैब है, ये हम्म, होक्स करता है लोगों को। आप कभी ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि आपने 100% वोकैबुलरी पढ़ ली है और वहां पे आप 100 on 100 स्कोर करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशन, ये ऐसा एरिया है इंग्लिश में, पर्सनली मैंने भी इस एरिया को मतलब अपना स्ट्रांग बना के अपना स्कोर एनहांस किया हुआ है। तो इस एरिया में जो पैसेजेस है, जैसा कि आपने पूछा, तो 3 टाइप की आ जाती हैं, कभी भी किसी टाइप की भी आ सकती हैं। और हालांकि अभी के रीसेंट पैटर्न्स में अगर हम देखें तो एक ही पेपर में 3 पैसेज होंगे छोटे छोटे, हम्म, तीनों टाइप के। एनालिटिकल भी हो सकता है, डेटा वाला भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है।
तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो रीडिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए रीड करने की, पढ़ने की पहले से ही, और ये एक दिन में तो आएगा नहीं। तो कम से कम मिनिमम टाइम जो है वो 6 मंथ तो लेके चलो, मतलब 6 मंथ की आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्ट करेंगे लास्ट मोमेंट पे, फिर वो सोचेंगे कि मैं कोई ऐसे जल्दी से एनरोल करके मेरा 2 महीने में हो जाएगा, तो वैसे काम नहीं करती हैं चीजें। हमारी माइंड में फिट होती हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसको लेकर के, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, तब हमारा स्कोर बढ़ता है। वैसे नहीं होता कि कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट एन एरिया जहां आप रट्टाफाई करके चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। इट बिल्कुल। इज ऑल अबाउट कि आपने कितनी मेहनत की है, आपका कितना उस पर ग्रिप है उस टॉपिक पे। तो रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नॉवेल्स या बुक्स, नॉर्मल बुक्स भी पढ़ते हैं या फिर एनसीईआरटीज भी पढ़ते हैं ना, हम्म, अपने जो भी ग्रेजुएशन में हो तो वो बुक्स हो गए, या फिर कोई भी बुक रीड करना चाहिए। बस आपकी एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कोई पर्टिकुलर जॉनर होनी चाहिए, नहीं, पर हाँ न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो 2-3 काम उससे आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरली अवेयर हो जाते हैं, रीडिंग स्पीड भी आपकी एनहांस हो जाती है, आपकी हैबिट डल जाती है बैठ के एटलीस्ट पढ़ने की। अब ये हैबिट होती नहीं है बच्चों में, उनमें बैठने की हैबिट ही नहीं है। दे कैन नॉट सेट फॉर इवन स्ट्रेट 1 आवर्स, वो नहीं बैठेंगे, वो कभी पानी पीने उठ रहे हैं, कभी कुछ कुछ ये हो रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये ना डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें जैसे ग्रामर वगैरह है, वो एक बार आपने पढ़ लिया, यू नो द रूल्स, यू विल डू इट एज सून एज द क्वेश्चन कम्स। इन कॉम्प्रिहेंशन ये चेंज हो जाता है, उसमें कुछ पैटर्न है। मैं अपने सेशंस में भी हमेशा बच्चों को बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे अप्रोच करना है कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ पैसेजेस तो है नहीं मैम, उसमें तो PQRS है, S1 S6 भी है, वो भी तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, राइट। तो राइट। वो सारी चीजें कैसे हैंडल करनी है, कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए एक डायरेक्शन है। ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठ गए, कहीं से स्टार्ट कर दिया। एंड यस, वन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, वो है PYQs। अगर तो आपने 20 इयर्स के सारे PYQs कर लिए, एक एग्जाम की नहीं, आपको एनडीए का भी करना है, देन यू हैव टू डू द CDS वन ऑल्सो, CAPF वन ऑल्सो। ऑल्दो CAPF में क्या होता है कि वहां आपके ऑप्शंस नहीं आते, आपको खुद आंसर लिखना पड़ता है उधर वाले कॉम्प्रिहेंशन में। तो पर प्रैक्टिस करो तो वो चीजें आपको ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मोराल ही डाउन है तो एग्जाम कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का जो अप्रोच है वो रीडिंग ही है। रीड करके आप अपने आप को ट्रेन कर ले, हैबिचुअल हो जाए, ताकि वो आपको बर्डन ना लगे जब आप सॉल्व करें। आप शांति से बैठ के वो अप्रोच के साथ पढ़ सके। एटलीस्ट बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट ही नहीं है ना। तो Like you said, it requires 6 months of reading habit. Before I ask anything else, exactly उन 6 महीने में कैसे उस सिलेबस को कवर करा जाए? क्या उन्हें सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और लास्ट के 2 महीनों में ग्रामर और बाकी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, या इन जो आपने 6 मंथ का ड्यूरेशन कहा है उसको कैसे एग्जैक्टली चैनलाइज करे, सो दैट उसका इंग्लिश पे ना सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो, बाकी वो अच्छा स्कोर भी करे? यस मैम। तो इसके लिए अगेन मैं ये चीजों को 3 पार्ट्स में बांट दूंगी। एक तो कॉम्प्रिहेंशन आ गया अपना, एक ग्रामर आ गया, एक वोकैब आ गया। अब आपको तीनों ही चीजों पे इक्वली फोकस करना है, क्योंकि यू नेवर नो द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। हमारे पास जो है वो PYQs है, वही हमारा रेफरेंस है, वहीं से हम चीजें देखते हैं कि ऐसा आ रहा है तो हम ऐसा पढ़ें। लेकिन ये पैटर्न बदल भी तो सकता है ना। तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और ये सारे सेगमेंट्स को इक्वली वैल्यू देनी है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा वोकैब तो बहुत वीक है तो छोड़ दो। और कोई बच्चे सोचते हैं कि ग्रामर तो मेरे रूल्स याद ही नहीं रहते हैं, क्योंकि प्लेथोरा ऑफ रूल्स है हमारे ग्रामर में। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है, उसमें रूल्स बहुत अनगिनत हैं, हमें सब याद भी रखना है, प्लस हमें वो वहां पे जाके करेक्ट भी करना है। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी 6 महीने में? 6 महीने में पहले तो आपको ना पहले अपना बेस बना लेना है। आप कोई किताब उठाएं, कोई बुक उठाइए जो बेसिक है। मैंने जिस बुक से किया था वो SP बख्शी बुक थी, तो उस बुक से मैंने पहले अपने बेसिक क्लियर कर लिए। ऑल्सो मैं ना बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें लेके चला करती थी अपने प्रेपरेशन में, जैसे 10th हो गया या 12th हो गया, तो इसमें जो ग्रामर की बुक्स आती हैं या इंग्लिश का जो बुक है, तो मैंने वहां से किया। नाउ पीपल विल से कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, आपको कोई फैंसी बुक लेनी है। नो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 12th लेवल की इंग्लिश है, उस लेवल की इंग्लिश से CBSE बोर्ड से मैं हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ICIC बोर्ड, उनका तो लेवल और अच्छा है। तो अगर आप वो वाली बुक्स भी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर NDA चैप्स, उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो चेंज हुए हैं NDA टू CDS। तो एक तो पैटर्न में दिक्कत है कि पैटर्न ही पूरा बदल जाएगा, है ना।
जहां कहाँ वो मैथ्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब उनको इक्वली इंग्लिश और जीएस को इंपॉर्टेंस देना है, राइट? तो ये तो पूरा चेंज आ रहा है कि अब उनको वहां जीएटी में वो देते हैं, उसको भी वैल्यू देते हैं, पर मैथ्स को ज्यादा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैथ्स उनकी प्रायोरिटी होती है कि भाई मैथ्स में तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ तो बाकी तो चेक ही नहीं होगा, राइट? तो बिल्कुल। वैसे ही अब क्योंकि ये एनडीए वाले सीडीएस में आए हैं एंड अभी भी ये लेके चलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ्स 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 पढ़े जा रहे हैं, व्हाट इफ आपका जीएस का क्यों नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करती हूँ अपने सेशंस में कि भाई जीएस इतनी स्ट्रांग हो, मैथ्स तो आपको मैथ्स फैकल्टी कराएंगे, और एनडीए वाले हो तो मैथ्स तो आपको आती तो होगी, मतलब थोड़ा क्या नहीं आता वो है, जीएस तो बिल्कुल नहीं आता आपको, लाइटली लेते हैं बच्चे। एक प्रॉब्लम और है इसमें, क्या करेंगे, ये इंग्लिश पढ़ेंगे पूरे टाइम, ठीक है, और जीएस बिल्कुल इग्नोर, लास्ट मोमेंट में करेंगे, मैराथन्स देखेंगे वगैरह वगैरह, ये चलेगी। अब इनके नंबर आएंगे 18, सेक्शनल भी क्लियर नहीं होगा, इन्होंने टॉप मारा है मैथ्स में, इन्होंने इंग्लिश में भी अच्छा खासा स्कोर किया है, व्हाट इज द पॉइंट? क्लियर ही नहीं हुआ एक सेक्शन। तो वो सारी चीजों को लेके चलना है आपने। और इंग्लिश का जैसे आप मेरे को पूछ रही थी कि क्या अप्रोच होना चाहिए 6 मंथ्स में, तो तीनों ही पोर्शंस को आप पढ़ें रेगुलर, 2 घंटा तो आपको डेली पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है खुद। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको क्लास अटेंड करना है, क्लास अटेंड करने के अलावा इफ यू आर गिविंग एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब आप कहीं पे कुछ क्लास कर रहे हैं, दैट्स फाइन, वो हो गया। उसके अलावा आपने सेल्फ स्टडी कितनी की है वो आपकी एक्चुअल स्टडी है, तो वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। अब ये क्या बोलेंगे, हम लैपटॉप में बैठे हुए थे, हमने 4 घंटे की क्लास की, दैट इज आर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, विच इज जीरो। मेरे नजर से देखोगे तो वो जीरो है, वो आपकी पढ़ाई नहीं है, वो तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं। मैं राइट। सेशंस में हमेशा यही सजेस्ट भी करती हूँ, मैं तो डांट डांट के ये बताती हूँ हमेशा कि भाई खुद करो, खुद करो, मैंने पढ़ा दिया दैट इज फाइन, सर ने पढ़ा दिया दैट इज फाइन, पर आप खुद करिए ना, थोड़े एफर्ट्स आप डालिए, राइट? तब जाके चीजें होंगी। तो तीनों क्वेश्चंस को आपको अभी से लेके चलना है। इसके अलावा प्रैक्टिस, 6 महीने में बच्चे क्या सोचेंगे, पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे जाएंगे। ये बहुत बेकार अप्रोच है। नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन 10% भी हो गई है, मतलब आपने चीजें 10% भी पढ़ ली इंग्लिश में, स्टार्ट डूइंग पीवाईक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यू आर राइट। और मेरे को लगता है यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेहनत तो करते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है रिचा मैम कि वो वीडियोस देख के अपने सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस। तो पीवाईक्यूज जैसे आपने कहा जिन जिन रिसोर्सेज से करना है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। पर ऐसे दो सेगमेंट्स हैं इंग्लिश के अंदर, एक इडियम एंड फ्रेजेस एंड एक है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो ये वो पोर्शन है, आप कितना ही प्रिपेयर कर लो, कितना ही अटेंड आप ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इनके रिगार्डिंग आप क्या सजेशन देना चाहोगे? यस मैम, ये तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक एरिया आ जाता है, जो आपने इडियम फ्रेजेस की बात करी है, चाहे सिनोनिम्स हो जाए या एंटोनियम्स हो जाए, तो इनका ना कोई इमाम धर्म ही नहीं है, ये कभी कुछ भी आ जाते हैं। ऑल्सो इन्होंने एक रीसेंट में और इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉरेन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो ये अभी अभी से रिसेंटली पूछे गए हैं कि हम तो जो इंग्लिश में नॉर्मल लेके चल रहे थे हमें वर्ड्स ही याद नहीं होते, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप जर्मनी का कोई वर्ड दे देंगे, they'll give some foreign origin word and then the candidate would be completely shocked in the exam hall, क्योंकि उसने तो ये प्रिपेयर किया ही नहीं है, उसको तो मालूम ही नहीं है, and now they are doing it. I don't know for what reason they are introducing it, maybe because they want to curtail the cutoff and enhance the difficulty level of paper, तो इसलिए ये नया नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैब में भी, अपार्ट फ्रॉम इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम्स। अब तो फॉरेन वाले जो वर्ड्स हैं अजीबो गरीब, ठीक है, तो इनका आइडिया भी बच्चों को इक्वली रखना पड़ेगा। सेशंस में तो ये पढ़ाई जाती है, अब एक बार पीवाईक्यू में आ गया तो टीचर्स तो कोशिश करते हैं कि अगली बार के लिए हम प्रिपेयर कर दें, पर व्हाट इफ अगर पीवाईक्यू में आया ही नहीं, तो टीचर्स को भी तो नहीं पता होगा, राइट? तो वो भी वही चीज कराते हैं जो पीवाईक्यू में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये एक है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, तो वोकैब के लिए अगर आपको, जैसे मैंने मेंशन किया था कि 6 महीने हैबिट डाल लें, आप कुछ भी पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ने पे फोकस करूंगी, पर मैं कुछ भी पढ़ूं जो मेरे पसंद का है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई जॉनर है, अगर मेरा एरिया रोमांस है तो मैं रोमांस पढ़ूंगी भाई, क्योंकि मेरे को बोर्डम नहीं फील होना चाहिए पढ़ते टाइम, राइट? राइट। उसमें कोई वर्ड आए, मैं उसे सर्च कर रही हूँ, उसके एंटोनियम्स को लिख रही हूँ, सिनोनिम्स को लिख रही हूँ, है ना? तो अगर आप एक बार हाथ से कोई वर्ड लिख ले तो इधर वो फिट हो जाता है।
भले आपको याद नहीं है, भले आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जब किसी से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी, लेकिन जब वो वर्ड आपको दिखेगा तो क्या होगा, आपको याद आएगा कि ओके, दिस वर्ड मैंने उस दिन पढ़ा था, मैंने इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखे हुए थे, एंड नाउ दिस इज द सेम वर्ड। तो ऑप्शंस देख के आप एलिमिनेट कर लेंगे। ये एक फैक्टर हुआ, ओके। कैसे अप्रोच करना है। एक और एंगल में ऐड ऑन करूंगी, इसमें ना दो टाइप की वो कैप्स पूछी जा रही है। एक है कि सेंटेंस है पूरा, अंडरलाइन किया हुआ है एक वर्ड, एक टाइप। दूसरा टाइप कोई सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, उसका बताओ आप आंसर। तो डिफिकल्टी लेवल देखिए, पहले कैसा हो रहा था कि एक सेंटेंस दे रहे थे, दे वुड अंडरलाइन एंड दे वुड गिव यू 4 ऑप्शंस। अब वो पढ़ के हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, क्योंकि कुछ वर्ड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं। तो ये थोड़े टिप्स ट्रिक्स लगा करके आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ दैट दे हैव चेंज द पैटर्न, तो अब क्या हुआ है, एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको, सिर्फ उसी वर्ड को देखिए, अगर आपको आता है करिए, नहीं तो नेगेटिव बटोरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास। तो Right. ये है वो डिफिकल्टी, ये चालाकी है यूपीएससी की कि कैसे इन्होंने पैटर्न को बदला समय के साथ, और कैसे कट ऑफ फिर नीचे आई। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना बच्चों को, कि वो सोचेंगे ओ माय गॉड पेपर तो डिफिकल्ट हुए जा रहा है, अब मेरा कैसे होगा, कि मेरी बारे में ये सब बुराइयां क्यों होती है, मेरा जब टाइम आया तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, वाह। तो ऐसा नहीं है। जब आप उस टाइम का कट ऑफ देखेंगे तो मैम 110 कट ऑफ जाता था कभी, कभी कभी 104। मतलब मैंने खुद जब पेपर क्लियर किए हैं तब कट ऑफ जाते थे 104, 110, इतने कट ऑफ। अब कितना कट ऑफ जा रहा है, पूरा कम, 80, 81। इस बार का भी पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत इजी पीजी था, इट वॉज डिफिकल्ट। तो कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से जाई। तो इसमें ओवर थिंक या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जी मैम। मैम हमने बहुत सारे प्रिसाइज एरिया पे बात करी है इंग्लिश के अंदर, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप हर तरह के एस्पिरेंट को डील कर रहे हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो इंग्लिश में या मॉडरेट हो या इन अ वेरी बिगनर स्टेज। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बिकॉज आपने पैटर्न चेंज को भी देखा है और आपने पहले भी क्लियर करा है इंग्लिश को, मतलब उसका स्कोर भी काफी हैंडसम रहा है। सो व्हाट इज योर सजेशन कि अगर कोई इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो किन किन चीजों को ध्यान रखे, नॉट ओनली एट द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बिकॉज एग्जाम टाइम पे कई बार आती हुई चीज भी हम गलत कर देते हैं। तो उधर के भी रिगार्डिंग कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज। यस मैम। मैम जैसा आप बता रहे हो कि आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, हम्म। मैक्सिमम ऑफ दी ग्रुप है या जो चंक है बच्चों का, वो आउट ही इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आते हुए गलत किए, जिसे राइट। सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं। और इस एग्जाम में आप सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के स्कोर ही कम आ रहे हैं, नो, दे आर स्कोरिंग गुड बट दे आर कलेक्टिंग और इनवाइटिंग नेगेटिव्स, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि एग्जैक्टली। 1/3 नेगेटिव इज ह्यूज नंबर, है ना। आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, एफकेट जैसा नहीं है सीडीएस एग्जाम, राइट। तो यहाँ रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन सोच समझ के, होशो हवास में, जब आपको दो ऑप्शंस में सिर्फ डाउट हो तब तब कुछ क्वेश्चंस पे आप रिस्क लें, और वो भी तब जब आप एक नंबर सिक्योर कर ले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि मेरे इतने तो मैं श्योर शॉट हूं। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे डाउट है दो ऑप्शंस में, सो आई विल गो विद इट, क्योंकि शायद मेरी कॉन्शियस माइंड कह रही है या सबकॉन्शियस माइंड मेरी ऐसी बता रही है कि ये होना चाहिए, तो तब जाए। ऐसे मतलब ब्लाइंडली, कि आपने पहले भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी आपने श्योरिटी नहीं रखी कि वो सही है कि गलत, स्टिल यू आर अटेम्प्टिंग अंधाधुन की कर लो बस, क्योंकि किसी ने बताया है कि कर लो, बहुत ज्यादा कर लो, 120 है तो 100 तो कर ही लो। तो ये ऐसे काम नहीं करता है, राइट। ये ऐसे काम नहीं करता है वो। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पैटर्न चेंज हो रहा है तो अप्रोच चेंज होना जरूरी है। आप ट्रेडिशनल चीजें जो पहले से आई जा रही हैं उसको लेके नहीं चल सकते, फिर वही होगा कि मैम मैं एक नंबर से रह गया। कितने मैसेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, थ्रू आउट टेलीग्राम, पर्सनल टेक्स्ट, कि मैम मेरा 2 नंबर से नहीं हो रहा, एक नंबर से, कुछ तो पॉइंट पॉइंट से। आफ्टर में भी आप देखोगे बंदों ने नंबर कट ऑफ क्लियर कर दिया, और नॉर्मलाइजेशन से फिर दे आर नॉट क्लियरिंग। तो ये सीन हुआ, बंदों के ऐसे 144 आ रहे, कट ऑफ वाज 140, और नॉर्मलाइज हो गया, दे केम टू 138, अभी दे आर नॉट मेकिंग इट। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना, क्या है पैटर्न, कट ऑफ क्या है, मेरा कितना मिनिमम होना चाहिए कि मैं सिक्योर कर लूं, एटलीस्ट अपना रिटर्न तो सिक्योर कर लूं। और कम्युनिकेशन का आप बता रहे थे, मतलब आप ये इंग्लिश का बता रहे थे कि कैसे अलग अलग पोर्शंस को किस तरह से डील किया जाए। तो ये
6 महीने का प्रोसेस तो आपको लगेगा। अगर आप बहुत रश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर रहा हूँ 20 दिन पढ़ के, तो ऑनेस्टली शायद पॉसिबल नहीं, मतलब मेरे लिए तो नहीं है। और हर एक एवरेज बच्चा जो सीडीएस में बैठ रहा है उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल है। अगर आप ब्राइट चैप हैं तो केस अलग है, तब तो आपको चीजें पहले से आती हैं, यू विल डू इट इन 1 मंथ ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है। पर हाँ, कोई एवरेज बच्चा है, जो मैक्सिमम ऑफ दी जनता जो है वो एवरेज ही है, तो उनको अपनी अप्रोच कैसे रखनी है, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करनी है, रीडिंग हैबिट डालनी है, विच वुड एड ऑन वेरी मच थिंग्स इनटू योर पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, यू विल गेट नॉलेज अबाउट योर सराउंडिंग एरिया, सब कुछ आपका कवर हो रहा है ना। तो क्यों ना, मतलब एक चीज हमें इतना सारा दे रही है उल्टा रिटर्न, तो क्यों क्यों छोड़े भाई, क्यों ना हम पढ़ ले उसे अपने एंड पे, है ना। तो राइट। कॉम्प्रिहेंशन हो गया। बाकी जो ग्रामर पोर्शन है इसमें तो दो ही चीज करनी होती है, एक बार आप रूल्स रीड करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत सारे हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे नाउन आ गए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशंस, बहुत कुछ, टेंसेस, ये है। तो ये सारा टॉपिक आपको टॉपिक वाइज करना है, ऐसा नहीं कि आज नाउन उठाया और कल प्रोनाउन उठा लिया, नो। इसमें पहले नाउन पूरा खत्म कर दीजिए आप, कि नाउन है, मैंने नाउन का सब पढ़ लिया। अब इसके बाद आप रुकेंगे नहीं, मतलब आप नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोनाउन पे नहीं शिफ्ट होंगे, आप नाउन का हर एक पीवाईक्यू करेंगे, एनडीए का भी, सीडीएस का भी, हर एक एग्जाम, एसएससी का भी, आपकिट का भी, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, अपने एंड पे आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि एक नंबर भी वहां भारी पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर आपका अप्रोच होगा ना, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस बैठ ही जाएंगे। मतलब ये लिमिटेड है, कहने में ये बहुत बड़ा लग रहा है कि भाई नाउन है, प्रोनाउन है, कितना कुछ है, एडजेक्टिव है, 8 9 10 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें भी ऐसे बहुत से रूल्स है। ये कहने और बताने में ज्यादा लग रहा है। वंस यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स टू रीड, आपको लगेगा कि उतना नहीं है, और आपको चीजें याद हो रही हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे, अच्छा ये तो टेंस का क्वेश्चन है, खटाक से आपको क्लिक हो जाए कि ये रूल नंबर ये है। तो ये अप्रोच। एंड वोकैब के लिए अगेन रीडिंग तो करनी ही है, और पीवाईक्यू सारे रट लो, एटलीस्ट जितने पीवाईक्यूज है विद ऑप्शंस आपको याद रखने ही हैं। कुछ भी करना नहीं याद हो रहा है, आप रट्टा मार लो। 6 महीने का प्रोसेस तो बहुत है ना, 6 महीने में तो हम क्या क्या रट सकते हैं, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी हमें, राइट। तो आप कुछ 10 वर्ड्स भी एक दिन का याद रख रहे हो तो बहुत है, वहां आप खटाक से एलिमिनेट कर दोगे, ओके ये तो वर्ड नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ये ऐसे वर्क करेगा। और कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने अलग से ही कवर कर दिया सारा, कि उसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि उसमें PQRS S1 S6 पैसेजेस भी है। तो ये अप्रोच। एक्चुअली निशा मैम यू आर राइट, बिकॉज पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, बट इस सेट ऑफ पेपर के अंदर इतना टाइम रिक्वायर्ड है ही, ताकि आप उस चीज़ों के यूज टू हो जाओ, पेपर के टाइम पे पैनिक नहीं करो। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सजेशन दैट यू हैव गिवन, आई रियली लाइक्ड इट, कि हर तरह के एग्जाम के आप इंग्लिश वाले पार्ट को परफॉर्म करो, बिकॉज फिर वो नर्वसनेस, एंजाइटी, पेपर के टाइम पे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज पे मुझे आपसे जाननी है, जनरली ऐसा होता है अगर एक फीमेल जा रही है सीडीएस का पेपर देने, तो इंग्लिश के पेपर में टाइम की कमी लगती है और जेएस के पेपर में टाइम ही टाइम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट काफी बड़ा इशू है, नॉट ओनली फॉर फीमेल बट एज वेल एज फॉर मेल कैंडिडेट्स, कि यहाँ पे इतना लेंदी पेपर लगता है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट, माइट बी नॉट हैबिचुअल ऑफ सिटिंग कॉन्स्टेंटली, और देर इज सम सेंस ऑफ एंजाइटी, नर्वसनेस भी रहता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे ध्यान रख के अच्छा परफॉर्म करें? ट्रू मैम, ये तो बहुत ही, मतलब एग्जाम वाले दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये यही है, टाइम मैनेजमेंट, और आपका उस दिन मोराल कैसा है। ये राइट। दो फैक्टर्स की वजह से या तो आपका रिटर्न क्लियर भी हो सकता है, या आपका रिटर्न क्लियर नहीं भी हो सकता है, ऑल्दो आपने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया है, आपने अपने एंड पे अपने टीचर की हेल्प लेकर के प्रैक्टिस भी करी, और आपके जो मॉक्स थे उसमें भी बहुत ज्यादा नंबर आ रहे थे। पर राइट। उस दिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या पैनिक हो गए, या डर गए, या ओवरथिंक कर लिया, तो पेपर नहीं निकलेगा। दिस इज वॉट हैज हैपेंड इन CDS 1 2025 with most of the candidates. Pattern was changed, English was lengthy, new words were introduced, most of the paper was around vocab, shifted to vocab. तो अब पेपर देखते ही बच्चा क्या सोच रहा है, कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये फॉरेन वर्ड्स तो मुझे 10 आ ही नहीं रहे। वो ये नहीं सोच रहा है कि उसको क्या आ रहा है, व्हाट ही इज थिंकिंग, कि मुझे ये नहीं आता, बाकियों को शायद आता होगा। तो वो डिमोटिवेट हो रहा है खुद ही, तो उतने में उसका मोरल डाउन है। अब उसका परफॉर्मेंस अपने आप डाउन हो जाए, ये होगा। अब मैं क्या सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि आपको जैसे आप हो वैसे जाना है, पेपर चाहे किसी लेवल का है, कोई लेवल का भी पेपर आ जाए उससे आप अफेक्ट नहीं होंगे।
जैसे ही आपको भनक लगी, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करी है, बहुत से मॉक्स लिखे हैं, पीवाईक्यूज उन्होंने 10-20 साल तक कर लिए हैं। और एक एग्जाम की मैं बात नहीं करती हूँ कि अगर आप सीडीएस दे रहे हो तो आप सीडीएस, आपको यूपीएससी सीएससी का पेपर भी सॉल्व करना है, जीएस का। ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ ऐसे बैठ गए। ठीक है। और इंग्लिश में भी, जो इंडिया में हमारे टेरिटरी में जितने पेपर हो रहे हैं जिनमें अंग्रेजी आती है, आपको सारे पेपर्स पे नजर घुमा के रखनी है, उस पे रखनी है कि भाई, मैं तो रेलवे का भी बोल रही हूँ, उसमें भी कोई वर्ड आ गया, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये पीवाईक्यू है किसी और एग्जाम का, कि ये यहाँ वहां ऐसे कॉपी पेस्ट होती हैं। एफकेट सीडीएस और सीएपीएफ में तो होती ही है। तो इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है, एक बात देखो, 2 घंटे का टाइम होता है इंग्लिश के लिए। मैं कोशिश करती हूँ, या मेरा जब मैं भी लिख रही थी, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें 1 hour 30 minutes में पेपर खत्म हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। 30 मिनट आपको चेक करने के लिए बचा के रखना है कि मैंने कुछ अटेम्प्ट गलत कर लिया हो, या मुझे कुछ और दोबारा पढ़ना है, मुझे डाउट है, जिसमें हम पेंसिल से सर्कल नहीं लगाते हैं कि डाउटफुल, आई सी अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर पेपर। तो वो 30 मिनट्स इसके लिए, यू ऑल्सो हैव टू फिल द बबल्स। है ना, मैंने तो देखा है कि बच्चे बबल से गलत फिल कर रहे हैं हड़बड़ी में, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट किया, और बबल फिल करने के लिए दे हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। 10 मिनट्स में यू हैव टू फिल जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है, 100, 80, 90, जो भी नंबर है। तो उसमें वो अब पैनिक करेंगे कि सिर्फ 10 मिनट है, मैम इज गोइंग टू कलेक्ट दी पेपर्स, मेरा छूट जाएगा, मैंने करा पर मैंने तो फिल ही नहीं किया, तो इक्वली गुड फॉर नथिंग। अब वो जल्दी जल्दी एक अभी में डाल रहे हैं, किसी एक गलत हुआ तो गए, सारा गलत, राइट। ये प्रॉब्लम होगा। तो वहां आपको ना मेंटली बहुत ही प्रिपेयर्ड होके जाना है कि भाई ऐसे मत सोच के जाओ कि पेपर में यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये समुद्र भर का चीज है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पर आपको क्या अप्रोच रखना है कि ये मेरे से कुछ भी पूछे, मैं अपना पेशेंस नहीं लूज करने वाली, मैं आराम से क्वेश्चन को वैसे टैकल करूंगी जैसे मैं घर पे किया करती थी। मैं ये देखूंगी नहीं कि इतने बंदे बैठे हुए मेरे आसपास, कोई इन्विजिलेटर बैठी हुई हैं वहां खड़ी हैं, राउंड लग रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये फैक्टर्स भी बहुत होते हैं वहां पे, बिल्कुल। कि मैम कुछ चिल्ला रही हैं, आपको ये साइन करना है, वो साइन, तो ये डिस्ट्रक्शंस आती हैं। पर आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बन के, आफ्टर ऑल आप एक फौजी बनने वाले, राइट? तो हम्म। मेंटली स्ट्रांग होना तो आपके रगों में अभी से दौड़ना चाहिए। तो पेपर में भी ये सारी चीजें चेक होती हैं कि भाई कोई बच्चा वहां पे जाके अपना पेशेंस ही खो रहा है ना, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है, ये तो रेस से पहले आउट है, फौज वाले क्राइटेरिया में फिट ही नहीं आ रहा है, पहले ही आउट है। तो हर एक पॉइंट पे आपके ओएल क्यूज भी चेक हो रहे हैं यहाँ पे। तो वो वैसे तैयारी करके जाइए, पैनिक मत होइए, आसपास मत इतना पूछिए कि भाई तूने कितना कर लिया, तूने कितनी कर ली, मेरा तो इतना ही हुआ, नहीं। आपकी एक ऑनेस्ट तैयारी है। अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लगा है मैम, तो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है। अगर मैं बैठी, अगर मुझे पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा, विच मीन्स मेरे साथ जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको वो पेपर डिफिकल्ट लगा हो, और शायद मेरे से ज्यादा उनको डिफिकल्ट लगा हो। तो ये माइंडसेट लेके चलनी है कि भाई मैंने तो तैयारी फुल ऑन कर ली है। आपको कहाँ अपना एफर्ट डालना है, वो आपकी तैयारी है। आपको वहां एफर्ट नहीं डालना है कि भाई पेपर कैसा आ रहा है या उस दिन क्या हो गया, नहीं। अगर आपकी तैयारी ऑनेस्टली बहुत अच्छी है, पेपर कुछ भी आए, आप क्रैक कर रहे हैं, तो ये माइंडसेट के साथ आप जाएंगे तो वहां टाइम भी मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, बाकी फैक्टर्स प्रॉब्लम्स वो नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं होगा। तो इससे ऐसे बचा जा सकता है, राइट। प्रिपेयर करके पहले से। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगी कि वेन एवर इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, टेक अ प्रॉपर एग्जाम टाइप ऑफ सिनेरियो, 2 घंटे का टाइमर लगाओ और प्रॉपर उस डेडलाइन के अंदर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द एग्जाम पेपर, सो दैट उस टाइम पे एज सच एंजाइटी नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस तो होने ही वाले हैं, मेंटली भी और फिजिकल सिनेरियो में भी। देर माइट बी अ टाइम जो सेंटर हो इतना कंफर्टेबल ना हो, बेंच इज नॉट कंफर्टेबल, और एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो डेफिनेटली उतना टाइम तो आपको बचाना ही पड़ेगा ताकि आप एक सेफ स्कोर रख सकें। रुचा मैम, जीएस के बारे में बात करते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली मेल और फीमेल, आई थिंक एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ जीएस। एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम हर सेगमेंट को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में, डिटेल वे में डिस्कस करें, ताकि एक उसके रिगार्डिंग जो मिथ है या उसके रिगार्डिंग जो डाउट्स है उसको हम क्लियर कर पाए। करंट अफेयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर आनी ही आनी है, और देर आर टाइम बच्चे न्यूज़पेपर ही पढ़ते जाते हैं और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक डाउट भी रहता है कि पता नहीं क्या क्या ही पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड, डिफेंस एंड सो मेनी एरियाज आते हैं। हाउ समबडी कैन कवर अप करंट अफेयर एरिया? स्पेसिफिकली करंट करंट अफेयर्स, अफेयर, राइट। मैम करंट अफेयर्स तो अगेन न्यूज़पेपर से ही आएगा।
या फिर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, अपने मेंटोर या टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से भी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। अब इसमें ना कुछ सब टॉपिक्स हैं जिस पे आपकी नजर होनी ही चाहिए। जो तो जनरल टॉपिक्स है कि कोई मिशन आया, ये तो हमारे पेरेंट्स को भी पता होता है क्योंकि वो टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं। हाँ, अब एज एन एस्पिरेंट आपकी क्या ड्यूटी है? हमारे पेरेंट्स तो देख लेते हैं, हमारी क्या ड्यूटी है कि हम उसका हर एक डेटा निकालें। स्टैटिक जिसे कहते हैं, कि एक न्यूज आई, उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, हाउ इट गॉट स्टार्टेड, आवर फर्स्ट मिशन वो कौन सा था, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, टूल्स क्या है, क्या वो आत्मनिर्भर भारत के अंडर आता है या किसी कंट्री से हमने कोलैब करके लिया है, जो कि हमारा अगेन स्ट्रेंथ दिखाता है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट पॉलिसी कैसा है ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। आप ये नहीं देख सकते सीडीएस एग्जाम में कि एक हेडलाइन आपने देखी न्यूज की, न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन देखी एंड यू आर गुड टू गो, और एग्जाम में आप बैठ जाएंगे और आपका आंसर सही होगा। नहीं, अभी जो पैटर्न शिफ्ट करंट अफेयर्स में है वो ऐसा है कि कोई एक टॉपिक है, उसका स्टैटिक पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, अभी जो पेपर हुआ है इस वाले में एक क्वेश्चन है सलाल डैम से। तो सलाल डैम जो हमारा होता है वो चिनाब रिवर पे है, ठीक है। नॉर्मली जो क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि डैम्स एक स्टैटिक टॉपिक है, सारे डैम्स कौन से रिवर पे हैं, कितने मेगावाट का क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, ये सारा चीज ये होता, ये पढ़ा दिया। नाउ दे आर, क्योंकि द एंटायर पंजाब एरिया बहुत न्यूज में था, ऑपरेशन सिंदूर था, इंडस वाटर ट्रीटी था, चिनाब इंडस वाटर ट्रीटी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस पे उन्होंने उठा ली। सी दिस वाज तो जनरल थिंग। अब इन्होंने उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनरल टॉपिक को उठा के स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना इनकी हैबिट बन गई है करंट अफेयर्स में। तो अब इन्होंने एक डैम नहीं पूछा, यू हैव टू नो ऑल द डैम्स विच आर ऑन चिनाब रिवर। आपको सलाल डैम, बगलीहार डैम, सबके बारे में पता होना चाहिए कि ये सारे डैम्स एक तो पता हो, ऊपर से इन्होंने और डीप जाके सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछी हुई कि एक डैम और दूसरे डैम में से दूसरे वाले की हाइट ज्यादा है। ये भी, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक टॉपिक है देन यू हैव टू राइट इट डाउन सब कुछ, कि भाई इसका हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, जैसे हम लोग एसएसबी में नहीं करते थे, जो एक सीआईक्यू आता था कि आप कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं, तो वहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, वहां की ज्योग्राफी पूछी जा सकती है, वहां की पॉलिटी, वहां का कोई फेमस पर्सनालिटी पूछा जा सकता है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द करंट अफेयर्स पोर्शन, कि आपको सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं चाहिए करंट अफेयर्स में, यू हैव टू हैव दिस स्पेसिफिक नॉलेज एज वेल। ओके। तो ये बहुत मेजर चेंज। एक्चुअली यू आर राइट, सीरियस अपनी जीएस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत नई नई स्ट्रैटेजी अपनाता है। आई स्टिल रिमेम्बर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैम उसमें आंसर इतना जल्दबाजी में करने की कोशिश करता है, इंसान नॉट पे ध्यान नहीं जाता है, ओनली भी लिखा होता है कई बार, और फिर वहां पे मैच द फॉलोइंग टाइप भी होता है। देयर आर टाइम कि आपको एक ऑप्शन आता है पर रेस्ट ऑफ द थ्री क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हैं कि कोई भी कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। तो मतलब डेफिनेटली आपको एक ओवरऑल किसी भी टॉपिक के अराउंड एक डेप्थ नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, ताकि उसके अराउंड चीजें पूछे जाए तो आपको सिर्फ रिटर्न में नहीं पर आपको ओवरऑल एसएसबी में भी हेल्प हो। मैम यस। हिस्ट्री के अराउंड एक काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है बिकॉज हिस्ट्री काफी वास्ट है। तो एशियंट हो, मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, तो देर आर टाइम्स कि लोग एशियंट करके जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, बट देर टाइम मेडिवल छोड़ देते हैं या मॉडर्न पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं। What is your take? Which should be the priority in history? Either, they should equally divide their time among three of them, or they should prioritize the important areas. I mean, any of them. मैम बहुत, ये तो एक ऐसा सवाल है ना जिसपे सब सोचेंगे कि क्या करें। मतलब अगर किसी का हिस्ट्री नहीं है, 11th 12th में हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं है, तो हर एक बच्चा हिस्ट्री छोड़ छोड़ के ही जाता है। सिखाते भी हैं लोग, मतलब कुछ लोग सजेस्ट भी करते हैं कि छोड़ दो आप हिस्ट्री। हम्म। और ऐसा फंडा रहता है कि एक तो ये ना एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेक्टिक बनाए, 3 पार्ट्स हैं, तीनों इतने बल्कि हैं, तीनों पढ़ना है, फिर याद करना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, फनी है थोड़ा सा। हिस्ट्री की 5 किताबें पढ़ के मेरे से हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे एक बार एक पेपर में। मैंने Okay. हिस्ट्री की 5 किताबें पढ़ी थी और मुझसे 5 सवाल भी ढंग से सॉल्व नहीं हुए थे। तो ये तो हाल मेरा है। तो बाकी बच्चों का जो परसेप्शन है या फिर जो डर बैठा हुआ है कि हिस्ट्री को पढ़े कि छोड़ दे, कि क्या करें, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं।
एक को छोड़ो तो दूसरे से आ जाता है, दूसरे को छोड़ो तो तीसरे से आ जाता है। क्या करे बच्चा आखिर। तो इसमें ना कुछ टॉपिक्स है। अब हिस्ट्री को मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई छोड़ना कुछ नहीं। अगर आप कुछ छोड़ के जा रहे हो तो आप एक रिस्क पे हो। शायद बाकी बच्चे पढ़े हैं, और ये कंपटीशन तो ऐसा ही है कि अगर बाकियों ने आपसे अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो इन है, आप आउट है। राइट। ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एसएसबी में है, रिटर्न में तो ये कलेक्टिव है कि बाकियों ने कैसा करा हुआ है पेपर, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा, राइट। तो अगर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी पार्ट, एनी पोर्शन इन जीएस। तो हिस्ट्री को पढ़ें कैसे। इसमें ना आप 10 साल का पेपर देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो टॉपिक्स हैं जो आ ही रही, हर बार आ रही हैं, दैट्स ट्रू। पर उसमें वो लेवल बढ़ा दे रहे हैं। मैं ना कल रात में अपने बच्चों के लिए ये चीजें जॉट डाउन कर रही थी, ठीक। और क्योंकि मुझे उनको सिंपली अच्छे से बैठ के प्यार से समझानी है, तो मैंने नोटिस क्या करा कि कुछ टॉपिक्स है, आप अलाउ करोगे तो मैं प्लीज मेंशन प्लीज। करना चाहती हूँ। मॉडर्न है, कभी इससे 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी इससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 7 आ रहे हैं। और अगर एंशंट है तो कभी एंशंट से 6 आ रहे हैं, कभी 11 आ रहे हैं, और कभी मेडाइवल से ज्यादा आ जा रहे हैं। उस टाइम पे फिर ये मॉडर्न वाला जिस जिस जो सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि मॉडर्न पढ़ो मॉडर्न पढ़ो, तब ये मॉडर्न बहुत कम कर दे रहे हैं। फिर ये जो मेडाइवल वाला पार्ट है ये ज्यादा नंबर आ जा रहा है। तो तब कैसे करना है। अब मैंने एक पैटर्न देखा कि ये ना कुछ टॉपिक्स रिपीट कर रहे हैं तीनों सेगमेंट से। ओके। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का सब कुछ आना चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारी झांसी की रानी आती है, बहुत से लीडर्स आते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। झांसी की रानी के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने पोयम लिखी हुई है, जो हमारी छठी क्लास में, मुझे याद है कि 6 क्लास में जब थी मैं, तो मेरी बुक में पोयम था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राइट। तो ये एक पोइट ने लिख दिया। अब ये क्वेश्चंस तो बहुत जनरल है और बहुत डिफिकल्ट भी हो सकते हैं भाई, किसी को पता भी नहीं हो सकता कि ये किसने लिखा है, क्योंकि वहां ऑथर्स वैसे मिलेंगे। तो ये एक हो गया। अब दूसरा, कोई जैसे एक बुक है नील दर्पण, ठीक है। अब नील दर्पण बुक है, सब पढ़ के जाते हैं किसने लिखी है। नाउ व्हाट दे आर प्लेइंग इज, अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि इनके ऑथर क्या है, वो ये पूछ रहे हैं कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया हुआ है। ये बताओ भाई तुम तो हमें। लुक एट द डिफिकल्टी लेवल। नॉर्मली हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ के जाएंगे ना, अगर हम पैटर्न को देखें, बिल्कुल। व्हाट दे आर डूइंग कि इसको किसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, वो बताइए। आप हमें ये मत बताइए कि इसको लिखा किसने है। तो ये डिफिकल्टी है। अब इसमें जो रिवोल्ट हो गए, जो बुक्स ऑथर हो गए, जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना ही आना है ओके। हमेशा। सोशियो रिलीजियस जो भी मूवमेंट, जो ट्राइबल मूवमेंट्स है, जो लोकल मूवमेंट्स है, जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी आईएनसी के फॉर्मेशन के टाइम पे, कि कौन कौन सी चीजें चल रही, जो मॉडरेट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर आधी जनता को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप थोड़े अंधेरे में हैं, क्योंकि ये इतना आपको पढ़ के जाना है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ये पढ़ना ही है। इतना तो ज्ञान ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों का होता है जिनका क्लियर हो रहा है। तो आप देखिए कि आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं क्या। और आते मतलब ऐसे नहीं कि दो ऐसी इतनी सी पैराग्राफ पढ़ी और लो हो गया। हर एक डिटेल आपको गैदर करनी है। एटलीस्ट एक रीड तो होनी चाहिए, एटलीस्ट आपने वो नाम एक बार तो सुना होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो आप या तो नेगेटिव करेंगे या आपको वो स्किप करना पड़ेगा। ये बिल्कुल। और टॉपिक्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, टेम्पल मूवमेंट हो गए, या गांधीयन एरा पूरा का पूरा, जब गांधी जी आए कब से, फिर उनके फेसेस चले ये, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स, ये बेयर मिनिमम मैं यहाँ लिस्ट आउट कर रही हूँ कि इनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर एंशंट देखें तो एंशंट में जैनिज्म, बुद्धिज्म, केव्स, अलोरा, क्या कैसी चीजें हैं, कौन सी कहाँ है, साइट्स, है ना। सीएपीएफ वाले एग्जाम में मतलब एक सीडीएस के बच्चे को इक्वली सीएपीएफ पे नजर डाल के रखनी है कि वो वहां क्या पूछा जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि इरिगेशन का कोई सिस्टम था, वो साउथ इंडिया में आया हुआ था विजयनगर किंगडम के टाइम पर, और अब बताओ कि वो किस बंदे ने, मतलब किस ट्रैवलर ने इंट्रोड्यूस किया है। वो ऑप्शंस दे रहे हैं, निकोलो दी कॉन्टी है कि बरबोसा है, कौन है। राइट। ये सारी चीजें तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कौन से बुक्स में दिए हुए हैं, है ना। तो ये हो गए जो फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में देखी रिपीट होते हुए अभी, इस बार का पेपर
CDS 2 2025 एंड CDS 1 2025, दोनों ही पेपर्स में ऐसी चीजें रिपीटेड है, इसीलिए PYQs को देखने बोलते हैं बार बार टीचर्स। मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि उसको देखो, दैट इज अ मिरर। उसमें जो आ रहा है वो आपको छोड़ के नहीं जाना है। कि जो टर्म्स है वो पूछेंगे, कोई एक टर्म दे देंगे किसी भी किंगडम का, बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये जो टर्म था ये किस चीज के लिए यूज होता था। जैसे ओके। इन्होंने पूछा हुआ था कोपेकी, तो कोपेकी क्या है, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट आएगा, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम द टर्म कोपेकी रेफर्स टू डैश। तो ये जैसे मैंने कोपेकी का एग्जांपल दिया, तो ऐसे कोई भी टर्म पूछ देंगे, ये वेट या मेजरमेंट का कोई सिस्टम पूछ देंगे वो टर्म दे करके। तो इस तरह से, तो अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं, एक बुक अगर मुझे सजेस्ट करनी हो तो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ल्यूसेंट एक येलो कलर की बुक आती है जो ज्यादा एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। मैं एसएससी की नहीं हूँ, मैंने कभी, मेरा यूपीएससी टच है, हम्म। पर यूपीएससी का जो सारा एग्जाम है, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी, स्टेट पीसीएस, वो वाले बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। पर हम्म। वो पूरा बुक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पूरी स्टैटिक है, बहुत ही बोरिंग बुक है, कोई नहीं पढ़ता है, सबको मौत आती है उसको पढ़ने में, पर उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी के अलावा वो ल्यूसेंट बुक इक्वली इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैच करेंगी तो वहां से वो जो एनसीईआरटी से भी नहीं आ रही है वो वहां से मैच हो जाती है, आ जाती है, ये ओके। बुक है। ओके, तो आई वाज जस्ट हिस्ट्री में वंडरिंग एज अ मेंटोर आप कहाँ कहाँ से चीज़ों को क्रॉस चेक या एनालाइज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जब ज्योग्राफी की बात आती है ना, तो ज्योग्राफी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ज़्यादा वास्ट भी है। तो एक जनरिक पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में आता है कि मैप बेस ज़्यादा करना चाहिए या उन्हें कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा पढ़ना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, व्हाट इज योर सजेशन? यस मैम, ज्योग्राफी मैं बोलूंगी कि ये एक पहला सब्जेक्ट है। मैं पर्सनली बच्चों को गाइड करती हूँ तो बताती हूँ कि सबसे पहले आपने साइंस करना है, और जैसे ही आपका साइंस हो गया आपको जीएस में ज्योग्राफी करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और राइट। पीवाईक्यूज को अगर हम देखें तो एक बार के लिए अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता है तो मैं उसे हिस्ट्री के लिए मना कर देती हूँ कि ठीक है। पर ज्योग्राफी अगर किसी को नहीं आ रही है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो भाई बहुत महान आदमी हो आप, अगर ये रिस्क आप ले रहे हो। ज्योग्राफी में अगेन कॉन्सेप्ट वाले हैं, मैपिंग वाले हैं, इसमें इकोलॉजी भी है, एक एनवायरमेंट जिसे कहते हैं। तो ये तीन है, मैपिंग बेस्ड तो है ही, अच्छा इसमें ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो शायद एक जनरल स्टेटमेंट है, पर उसका नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है, जैसे नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया, नॉर्मली नेशनल पार्क हमारे 10th के एनसीईआरटी में, बाकी एनसीईआरटीज में कवर है, हमने उसे पढ़ लिया। अब क्योंकि वो नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में था, वहां कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ, व्हाट विल दे डू? नॉर्मल तो आपसे पूछेंगे कि वो नेशनल पार्क किस स्टेट में है, राइट। यहां तक ठीक था। सेकंड स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उस नेशनल पार्क में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो बताएं आप हमें। फिर थर्ड स्टेटमेंट एक और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आएगा, और ऑप्शंस क्या होंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या हाउ मेनी आर रॉन्ग। तब आपको तीनों ही ऑप्शंस का पूरा 100% ज्ञान होना चाहिए, तब आप ये टैकल करेंगे कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग है। तो बेस पहले आपका क्लियर होना चाहिए। दो एनसीईआरटीज हैं 11th की, ब्लू कलर का कवर है उन दोनों का, ये दोनों तो आपको ऐसा आना चाहिए कि किसी भी पेज से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ दूं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ओके ये एनसीईआरटी से है, मुझे क्लियर है, मेरे को आता है ये। पर प्रॉब्लम आती है शायद किसी बच्चे का अगर ह्यूमैनिटीज ना हो सब्जेक्ट, अगर कोई फॉर एग्जांपल साइंस वाला बच्चा है, पूरी ग्रेजुएशन पूरी पढ़ाई उसने साइंस से की, या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, पूरा उसने फाइनेंस फाइनेंस अकाउंट्स बिजनेस ये देखा, अब ऑल ऑफ अ सडन पेपर देना है सीडीएस का, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सारा जीएस पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोई एक, या तो आपका फ्रेंड जिसने क्लियर किया हो, आपका कोई मेंटोर जिसके अच्छे एक्सपीरियंस हो, या कोई भी खुद से अगर एफर्ट डाल रहे हो तो बेस्ट, एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ना चालू करो। ऑनेस्टली पहले रीड में कुछ समझ नहीं आया, यू विल फील एवरीथिंग इज ग्रीक, कुछ समझ नहीं आया। तो आपने पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में यू विल डू इट, नहीं, आप अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो ये भी टाइम लगेगा। स्टार्ट विद द एनसीईआरटी, नेवर गो फॉर थर्ड पार्टी नोट्स इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन। हाँ, आप एग्जाम दो चार बार लिख चुके हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, ऑल्दो आपका एग्जाम एक बार भी नहीं निकला है,
तब भी सीन क्या है कि एटलीस्ट आपने उसे एक सीडीएस में पढ़ा, फिर दूसरे सीडीएस में पढ़ा, फिर एफकेट में पढ़ा, फिर सीएपीएफ में पढ़ा, पर पढ़ा है। तो तब आप थर्ड पार्टी नोट्स का, जिस कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हैं, जो भी है टेलीग्राम वगैरह पे जो फ्री नोट्स मिल जाते हैं, वहां का रेफरेंस लेके आप चीजों को डील कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने पहली बार स्टार्ट ही किया है, अब वो कोई थर्ड पार्टी नोट ले आएंगे, वो कहेंगे ये 30 पन्नों की पेज है, मतलब इस पे सारा ज्योग्राफी है और मैं इसको पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लूंगा। बेटा नहीं होगा। आपका बेस कहाँ है? आप तो हवाई किले पे चढ़ गए फटाक से लिफ्ट लेकर। नहीं होगा, एग्जाम में आप ऐसे धड़ाम से गिरेंगे मुंह के बल। तो ये है, तो एनसीईआरटीज 4 है, मैं 2 ही बोलती हूँ, मैं कम कर देती हूँ चीजों को कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 एनसीईआरटी आप 2 तो करो, 2 कर लो ढंग से। अगर आप ज्योग्राफी में 20 में से 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, चलो 50%, तो भी आप एग्जाम क्रैक करेंगे। आप नोटिस करोगे, अगर आप पेपर एनालाइज करोगे, तो जीएस का पेपर ऐसा आता है कि अगर आप 40 to 45% ऑफ द पेपर टैकल कर लेते बिना नेगेटिव के, तो आपका पेपर क्लियर हो रहा है। आप एक ब्राइट चाप हैं जीएस में, भाई आपकी पूजा होगी अगर आप इवन 50% करते हैं। प्रॉब्लम ये है, इन्हें सब करना है, इन्हें पता नहीं किस चीज का इतना जल्दी है, ये पैटर्न नहीं देखेंगे, ये कट ऑफ नहीं देखेंगे, इन्हें स्कोर करना है हाईएस्ट, या ये लेके चलेंगे। इन्हें ये समझना होगा कि कट ऑफ कम जा रही है, 110 कट ऑफ नहीं जा रही है भाई, 80 कट ऑफ जा रही है, 80 और 110 में फासला बिल्कुल। है ना। वो बात को पकड़ के रखो, आपको 50% पेपर का ही ज्ञान होना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल, ये चाहे ज्योग्राफी में हो, क्योंकि यहाँ क्या लगता है ना, ये मैंने पढ़ा है, कर देता हूँ। हिस्ट्री में ये नहीं लगता है कि ये मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री में तो लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ऐसा। पर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लगता है ये तो मैं कर लूंगा भाई, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ी थी। थोड़ी बार भी अगर कहीं देखी दिखी भी हो तो लगता है कि पढ़ी है, लेट्स अटेम्प्ट। थोड़े ज्ञान से यहाँ काम नहीं चलता, इसमें सेगमेंट्स अलग हैं। एनवायरमेंट का नॉलेज हो, आपको एनसीईआरटीज का बेस क्लियर हो, फंडे क्लियर हो सारे। फिजिकल ज्योग्राफी में तो पूरे फंडे चाहिए कि कैसे क्या चीजें काम करती है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, उससे क्या चेंजेस आती हैं, वेदर में क्या चेंजेस हैं, ये सारा चीज ये एनसीईआरटी पढ़ के ही आएगा। आपका मेंटोर अगर ऑलरेडी चीजें कर चुका है, वो आपको इजीली परोस के दे रहा है, उसका हाथ पकड़ के रखो। ठीक है, अपना उतना दिमाग मत दौड़ाओ कि मैं थर्ड पार्टी नोट से पढ़ लूंगा मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये वो हो सकता है खुद से पढ़ के एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है, पीवाईक्यूज की, आपका एग्जाम क्लियर होगा, पक्का होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये, अब मैपिंग का टच, इसको कैसे करें? एक मैप इंडिया का, एक मैप वर्ल्ड का, ये आपके रूम में होना ही चाहिए। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी मेरे को अलाउ ही नहीं करती थी चिपकाने, घर खराब हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं अटला, जो एटलस है मेरा, वो रखूंगी, दिन भर रखूंगी। जब भी मैं ज्योग्राफी की किताब उठा के बैठ रही हूँ, एटलीस्ट मेरे साथ होना चाहिए। मैं उसमें देखूंगी कि ओके ये है, इसके आसपास की ये रीजन्स है। मैं देख लूंगी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर क्लाइमेट ऐसा है तो वेजिटेशन कैसा होगा, अगर वेजिटेशन ऐसा है तो एनिमल कौन सा होगा। तो ये सब लिंक्ड है, ये पता चल जाता है ना। कि अब राजस्थान है तो ड्राई सीजन होगा, बारिश कम होगी, तो जानवर भी वैसे ही पाए जाएंगे ना। अब वहां पे वैसे एनिमल्स तो नहीं मिलेंगे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब वहां पे वन हॉर्न वाला राइनोसोरस तो नहीं मिल जाएगा जो कि काजीरंगा में रहता है। उसको अपना खुद का एनवायरमेंट चाहिए, राइट। और ऐसे तो ये लिंक होता है, सारी चीज एक दूसरे से ज्योग्राफी में कनेक्टेड है। और एक बार आपको ये चीजें समझ, ये बहुत जल्दी समझ जाओगे अगर आपका, जहां से आप पढ़ रहे हो, अगर उन्होंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ये सबसे इजी पोर्शन है आपके लिए, ज्योग्राफी। और स्कोरिंग भी, इसलिए ये इसे पहले कवर करें। एनसीईआरटी पढ़े, फिर पीवाईक्यूज लगाए, सारे सारे पीवाईक्यूज, कुछ नहीं छोड़ना है भाई। 90 से लगाना है तो लगाओ, क्योंकि मैंने तो लगाए थे, तभी मेरे स्कोर्स जो है वो बाकियों के स्कोर्स से थोड़े अलग है। स्पेशली अगर जीएस की बात करें ना, तो क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो वही बॉर्डर लाइन केस होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे ये ज्योग्राफी की बात एक्चुअली ज्योग्राफी में मैं भी अपना जब टाइम रिकॉल करती हूँ ऋचा मैम, तो मैंने पहले बिल्कुल रटा है सब कुछ। एंड देन है। आई रियलाइज कि चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। देन मैंने डायग्राम बेस्ड और मैप बेस्ड पढ़ना शुरू किया। इवन करंट अफेयर्स को भी मैंने प्रॉपर एटलस के साथ रिलेट किया, तो मुझे मजा आने लगा। एंड एट ये लास्ट इट हैपेंड लाइक कि मेरे को लगा कि मास्टर्स करने का मन करेगा, बिकॉज ज्योग्राफी इज सच अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड स्कोरिंग भी है, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को ज्योग्राफी को एक सेकंड चांस तो देना बनता है। मतलब इन फर्स्ट को मे बी यू आर नॉट लाइकिंग इट, बट आई एम श्योर इन सेकंड गो, यू नो, बाय टेकिंग मल्टीपल रिवीजन, चाहे वो करंट्स हो, वाटर करंट्स हो या ओशन करंट्स हो, या कुछ भी हो, आप मैप से समझेंगे तो आपको एक अच्छी सी रीजनिंग होगी और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विल टॉक अबाउट फर्दर मोर रिगार्डिंग साइंस।
During my time, Richa ma'am, it used to count like 10th तक किया तो NCERTs और हो गया. And now pattern is changing. Is it still the same या अब लेवल बढ़ गया है 11th 12th और मे बी ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है? साइंस का अभी इस टाइम पे क्या स्टैंडर्ड चल रहा है एग्जाम के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल मैम, जीएस में तो अगर कोई चीज से स्टार्ट करनी है तो वो है ही साइंस। जी कि आप नंबर देखिए, 30 क्वेश्चंस बिल्कुल. बहुत ज्यादा है। किसी हम्म. बच्चे ने ना सेक्शनल भी उसका क्लियर हो जाता है अगर वो सिर्फ साइंस पढ़ के जाता है। अरे ऑब्वियसली राइट, पर यू आर राइट. ओवरऑल करने के लिए आपको फिर इंग्लिश में ज्यादा स्कोर रखना पड़ेगा ताकि हम्म. ओवरऑल भी क्लियर हो। तो राइट. साइंस की इतनी वैल्यू है, इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और सिर्फ साइंस अच्छे से आ रहा है, मतलब 100 या 95% ऑफ द थिंग्स आपको आ रहे हैं साइंस में, तो आपका सेक्शनल तो क्लियर हो रहा है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग कि भाई आधों का तो सेक्शनली क्लियर नहीं हो रहा जीएस में। हम्म. ना 19 18 17 13, one of my friends got around 90 marks in English and she got 13.5 in GS. दैट इज ट्रू एक्चुअली, नहीं हो पाता है क्लियर. ट्रू। तो साइंस का अगर हम बात करें, मैं पर्सनली बताऊंगी, मतलब साइंस का डर है और जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, आप बता रहे हो तो कैसे पहले 10th तक पढ़ के जाते थे, हो जाता था। अब इसमें टच डाला इन्होंने 11th का, थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं डालना। और ये कब डाल रहे हैं? अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ये डिफिकल्ट है तो साइंस इजी है, और अगर ये 5 इजी है तो साइंस डिफिकल्ट है। ये फंडा है। ओके. इसीलिए हाईलाइट किया गया है कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आपको क्या पता कि कौन सा पोर्शन इजी आएगा, कौन सा हार्ड आएगा। आपकी ड्यूटी, आपका धर्मा क्या है कि सब पढ़ के जाइए। हम लोग वाले में जो साइंस का हमारे यहाँ पढ़ाया गया, 30 में से 22 23 क्वेश्चन तो सीधे डिट्टो उठ के आ रही हैं। मतलब आप देखो 22 क्वेश्चन सही हो रहे, सेक्शनल तो आपका इजीली क्लियर हो रहा है, हम जैसे डील कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर। अब 9th और 10th मिनिमम बेयर मिनिमम कितना पढ़े बच्चा कोई? 9th 10th का हर एक, भाई आपका बायो है या नहीं, नहीं फर्क पड़ता, आपको बायो पढ़नी है। मेरा कॉमर्स है, मैंने भाई फिजिक्स पढ़ी है, मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता है पर मैंने रटी है फिजिक्स। मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। मेरा गोल यही है ना, एग्जाम क्रैक करना। तो अगर वो आ रहा है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर मैं फिजिक्स ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकती हूँ, केमिस्ट्री को ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सोच के कि मेरा ग्रेजुएशन या मेरा पूरा बैकग्राउंड तो है ही नहीं है। आई हैव टू डू इट बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। ये बात आपको बहुत बारीकी से समझनी होगी कि आपको साइंस करना ही करना है। राइट. 9th की एनसीईआरटी पढ़ें, 10th की एनसीईआरटी पढ़ें, पर जो आपके कोर्सेस होते हैं या फिर जहां से आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो मेक श्योर करते हैं, क्योंकि उन्होंने पेपर एनालाइज किया हुआ है, तो वो देखते हैं कि ओके पीवाईक्यूज में इस लेवल तक उन्होंने 11 टच कर दिया है, तो वो अपने कोर्सेज में वो इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ आपका काम आसान हो गया कि आपने 9th 10th पढ़ ली, पर आपने जहां से सीखा उन्होंने आपको 11th की वो इंपॉर्टेंट चीजें सिखा दी जो एग्जाम में आने वाली है या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां से ये होता है। अब आप खुद पढ़ने जाएंगे ना 11th की बुक, तो आई एम सो सॉरी, 11th की बुक कोई केक वॉक नहीं है, सबको समझ में नहीं आएगी, साइंस वालों को ही समझ आएगी। कोई ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा अगर ब्रिलियंट है उसको आ जाएगी, भाई मेरे को तो नहीं आती, मैं बुद्धू हूँ, मेरे को तो 11th का कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंगल ई भी ऐसे नहीं आएगा ना। बायो बायो आ जाएगा पर केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो राइट. ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, कैसे करें? 9th 10th तो आपको पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना है, उसके अलावा आप पीवाईक्यूज कर ले। अच्छा ये भी एक फैक्टर है कि 30 क्वेश्चन में से आपको 30 नहीं करने हैं बेटा। कि आपके अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये आप एक ऐसे मार्क बेंचमार्क नहीं बना के चलो कि मैं तो 30 में से 30 करूंगा और अगर मेरे को नहीं हुआ तो मैं वहां पे रहूंगा बैठ के कि मेरे से 30 तो नहीं हुए। ऐसा नहीं है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स पकड़ के चलने हैं। अगर आपको साइंस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको कोई और सब्जेक्ट आ रहा है। कोई और बच्चे को जिसको साइंस आ रहा है शायद उसको वो वाला पोर्शन नहीं आता है। तो वो अपना अपना स्ट्रेंथ और अपना अपना वीकनेस है, इसे पहचानना इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गुमराह किया जा सकता है बहुत सारे लोगों द्वारा, आपको नहीं होना है। आपको बेवकूफ नहीं बनना है, ऑफिसर बनना है। तो वो जो स्मार्ट वर्क का फंडा आ जाता है ना, वो यही स्टार्टिंग में ही लगता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं कौन सा सब्जेक्ट पकड़ के चलूं, उसकी वेटेज क्या है, मेरी कोई वीकनेस है, और अगर वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है तो मैं उस वीकनेस को कैसे ओवरकम करूं, मैं उसको कैसे डील करूं। तो ऐसा है। तो साइंस के लिए 9th 10th तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो पीवाईक्यूज में 11th 12th की आ रही है वो आप करके चलिए, क्वेश्चन. ऐसे ये डील हो जाए। Okay, let's talk about the generic point of view regarding GS.
बिकॉज जीएस बहुत वास्ट है, इसमें पॉलिटी भी आता है, इसमें इन्वायरमेंट भी है, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज भी है, एंड इकोनॉमिक्स भी है, एंड बाकी सारे जो पोर्शन हमने डिस्कस किया है वो शुड बी अ क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो एग्जैक्टली पेपर में पूछा जा रहा है। एंड इज देयर एनीथिंग समबडी कैन स्किप, या हर चीज को टच अपॉन करना इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट आई वांट टू नो योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज as I said, 61 marks is not a piece of cake. I have never scored that much. So definitely आपने क्या strategy target लेके किया था कि ताकि आई एम नॉट सेइंग कि 61 इज अ वेरी हाई लेवल मार्क्स, बट एटलीस्ट एक काफी सेफ स्कोर, आपने जैसा कहा कि कट ऑफ से एटलीस्ट 10 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो वो वाले मार्क्स में उनको हेल्प हो सके। तो व्हाट इज योर जीएस स्ट्रैटेजी? यस मैम, 61 सीम्स ज्यादा, पर आपको ना मैं अंधेरे में नहीं रखूंगी। पेपर का जो पैटर्न है या डिफिकल्टी लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है। मेरा नंबर ज्यादा तब था जब पेपर उस टाइम वाला इजी था, ऑनेस्टली। ओके। तो ऑलमोस्ट सबने, मेरे फ्रेंड्स ने तो इतना स्कोर किया था, मैं जानती हूँ उनको, कि किसी के तो 65 या किसी के 63 है या किसी के जैसे 60 है, तो वो हो रहा था। अब मेरा स्कोर देख के बच्चे ये ना समझने लगे कि उनका टारगेट ये है। आज के दिन में जीएस में अगर आपका काट कूट के -40 नंबर भी आ रहा है तो भाई आपका नंबर 60 के बराबर है, 65 के इक्वल है। ये बात समझनी होगी, है ना। मेरे नंबर 42 41 भी रहे हैं। मैंने आपको स्कोर कार्ड शेयर किए थे जो जो मुझे मिल पाए थे। जी। मेरा 50 51 55 भी रहा है। तो वो आप देखिए कैसे इवॉल्व हो रहा है, तैयारी बढ़ रही है, किस एग्जाम का क्या पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, उस हिसाब से वो स्कोर है, राइट। और जो ओवरऑल आपने बात किया, और इको और पॉलिटी जो टच किया आपने, इको और पॉलिटी का ऐसा है कि कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, ग्राफ इनका कभी स्टैग्नेंट है ही नहीं, कांस्टेंट चल ही नहीं रहा है। कभी ये हो रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कैसे डील करना है, पॉलिटी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब पॉलिटी के पैटर्न में भी चेंज आई है और पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज आई है। पॉलिटी का पैटर्न पहले बताती हूँ। पहले नॉर्मली आ जाएगा कि कोई पार्ट दे देंगे, पार्ट टू, ऑप्शंस दे देंगे, इस पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है, डीपीएसपीज है, क्या है, आप टिक लगा देंगे, जनरल चीज आपने पढ़ी हुई है, हो गया। नाउ अभी क्या करेंगे, बकायदा आपको 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट मिलने वाले हैं, उनका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। कि कोई एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ अ कैग या अटॉर्नी जनरल सर, तो कैसे अपॉइंटमेंट हो रही है, बात सिर्फ अपॉइंटमेंट तक नहीं रहेगी, उनका टेन्योर क्या है, उनकी सैलरी कहाँ से आती है, ये पूरे 4 स्टेटमेंट्स आएंगे, और चारों आपको मालूम होना चाहिए। टाइम एंड अगेन इसीलिए हाईलाइट करती रहती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी वो सब पढ़ के जाना है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारा प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटीज हो गए, डीपीएसपीज हो गए, शेड्यूल्स हो गए, ये सब पढ़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ चीजें जो बारीक हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशंस इन पॉलिटी, कैसे कैसे मतलब पार्लियामेंट चल कैसे रही है। आप देश में रहते हैं, आप देश को सेवा देने वाले हैं, है ना। देश का कोई रियल लीडर है, कोई नॉमिनल लीडर है, कैसे सेलेक्ट हो रहा है वो, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि मैं जिस देश में, जिसके अंडर पे प्रेसिडेंट जो है वो हमारे ट्राई सर्विसेज के हेड माने जाते हैं, उनका इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो नॉर्मली भी एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं चीजें जानूं। और जब आप इस एंगल से चीजें देखते हैं ना, पॉलिटी तो खास करके हमारे आसपास है सब, हम डेली देखते हैं ना न्यूज, पॉलिटिशियंस ये वो ऐसा, यहाँ कू हो गया, यहाँ कू, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में है, प्रोसीजर क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है कि सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, इसका ज्ञान किसको होना चाहिए, आपको। तो ऐसी चीजों को आप, अगेन, बुक लक्ष्मीकांत ही है, बल्कि लगेगी बच्चों को बहुत मोटी है, बल्कि है यूपीएससी लेवल की है, पर हम भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीएपीएफ। तो हमें वो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ वन लाइनर पढ़ के नहीं निकाल सकते। मैंने ल्यूसेंट वाली बुक की बात की थी मैम, उसमें से आप हिस्ट्री वाला पोर्शन फिर भी कर सकते हैं, पर पॉलिटी नहीं कर सकते।
पॉलिटी के लिए आपको ज्ञान होना ही चाहिए, थोड़ा सा इन डेप्थ। जी। यूपीएससी लेवल का नहीं बोल रही हूँ, मीडियम तक पहुंच गए ये तो वहां तक आप रख लो। इसीलिए रेफरेंस क्या है, पीवाईक्यू, किस लेवल तक कितना डीप डाइव कर रहे हैं। सेम विद इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, डिपेंड्स। अगर अच्छे से पढ़ लिया, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं एनसीईआरटी के, बेसिक क्लियर है, हो जाए। नाउ दे वुड ऐड ऑल्सो इकोनॉमिक्स के नाम पे स्कीम्स। एक ही क्वेश्चन में 4 स्कीम आ जाएगी या 3 स्कीम आ जाएगी। अब 10 में से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली स्कीम से आना कैसे अफोर्ड करेगा? अगर कोई बच्चा, मान लो इकोनॉमिक्स में 10 सवाल आ रहे हैं, 4 तो स्कीम्स है, 6 जो उसका क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट कर पा रहा है, 4 तो उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में स्कीम का ओके। है ना, वो तो कॉन्सेप्ट है। तो अब उसने 6 अटेम्प्ट किया, अब 6 में से भी कितना सही है कितना गलत उस दिन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बनते हैं उसमें से। अभी जो स्कीम्स है इसके लिए अगेन न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक नॉलेज, पहले की चीजें, बैकग्राउंड भी मालूम हो, सब कुछ आ जाएगा इसमें। स्कीम्स वगैरह, जो बजट हो गया, इकोनॉमी, सर्वे हो गया, कोई डेटा यहाँ, फैक्ट, नंबर्स, डेटा, 2.3%, वो पूरा डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे। दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर का द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस इक्वली गुड। पीआईबी नहीं इग्नोर करी जा सकती अब सीरियसली। पीआईबी जो है उसको, उस पे आपका एटलीस्ट, आप पूरा नहीं पढ़ रहे, आप हेडिंग पढ़े, आप वो देखें कि ऊपर ना उनके ऐसे लिख के आती है कि कोई स्कीम है, नीचे मिनिस्ट्री लिख देंगे वो। ओके। अब यही डिटो एग्जाम में आएगा कि ये वाली स्कीम किस मिनिस्ट्री की। अगर आपने थोड़ा दिन में ना 10 मिनट निकाल के बस पीआईबी ऐसे स्क्रॉल भी कर लिया तो भी आपको आइडिया रहता है कि अच्छा ये वाला किस मिनिस्ट्री का है, अगर ये आया है तो मैं ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने एंड पे इकोनॉमिक्स पॉलिटी जैसे डेलिकेट सब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि कैसे आप बाकियों से रेस में आगे, कैसे आप 50-55 नंबर, 60 नंबर, है ना। क्योंकि एज अ वुमेन मेरे को तो रिटर्न में स्कोर चाहिए ही चाहिए एसएसबी के अलावा, अदरवाइज मैंने रेकमेंड होके क्या करना है, घर पे बैठना है। वो बिल्कुल। दुख फिर जीवन भर का दुख है, फिर वो उससे ओवरकम करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो आप कर सकते हैं वो आप रिटर्न में ही कर सकते हैं। तो आप चीजों को ऐसे रिलेट करके पढ़ें, थोड़ा सा ओपन माइंड होके पढ़ें, ब्लाइंडली कुछ भी कंज्यूम ना करें। ओके। एक्चुअली मैम मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू यू कुछ स्किप नहीं करना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच तो जरूर करना है। एंड ये पीवाईक्यू चाहे वो सीरियस के हो चाहे वो दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स के हों, सब कुछ कर डालो। एंड आई थिंक दैट इज द बेसिक ऑफ दिस एग्जाम, दिस नो शॉर्टकट टू इट। Thank you so much for your time because I think nobody could have been better than you discussing about it, because it was discussed with Sahil sir that, let's have some unique kind of video. It was there in my head. But since you joined me, I can completely relate कि किस तरह का recent pattern change हो रहा है, because the time I used to give, it was a little bit easier. But जैसे ये आप बता रहे हो अभी चीज़ें काफ़ी हद तक change हो चुकी हैं, and इस तरह का detailed analysis conversation होना बहुत ज़रूरी था. Thank you so much for your time. थैंक यू सो वेरी मच मैम, मुझे खुद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को गाइड करती हूँ, वैसा सेम चीज बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होगा जो फर्स्ट टाइम कमर्स है। ऑनेस्टली नेचुरल होके मैंने जो चीजें खुद की थी मैंने वही बताने की कोशिश की है यहाँ पे, सब कुछ रॉली प्रेजेंट कर दिया है। एंड डेफिनेटली अगर ये एग्जीक्यूट कर देते हैं ना तो एग्जाम तो क्लियर, और जो बच्चे तो मेरे टच में है इनका एग्जाम तो क्लियर होगा कैसे भी हो, क्योंकि मैं पढ़ाने पे नहीं, उनको खुद पढ़ना है उस पे फोकस करती हूँ। कि पढ़ाते तो सब है, सब पढ़ा देंगे आपको, कोई भी पढ़ा देगा, आपको खुद पढ़ना है। तो वो जो डांट फटकार लगा के वो अप्रोच कि यही चीज पढ़िए वही आएगी, तो इससे बहुत हेल्प हो जाता है। और बाकी बच्चे जिन्हें मालूम वालूम भी नहीं है कि कैसे चीजें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी मेरे पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए। थैंक यू सो मच। Hello, sir. Thank you so much for joining. And we are doing this video after a very long time. Sir, हम एफकेट के रिगार्डिंग तो मैंने बहुत सारे डिस्कशंस देखे भी हैं, करे भी हैं, और एक सेशन आपके साथ भी हमने एफकेट का किया है, बट सीडीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन मुझे लगता है काफी फ्रूटफुल होगा। ऋचा मैम के साथ मैंने 2 सेगमेंट्स कवर करे, एंड आई थिंक मैथ्स इज समथिंग आई शुड डू इट विद यू। सर, सीरियस के बारे में जब भी बात होती है तो पेपर एनालिसिस और पेपर के बारे में काफी सारे डाउट्स रहते हैं, और स्पेशली जो मेल एस्पिरेंट जा रहे हैं,
हम शी हैव टोल्ड कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग रिटन क्लियर करते हैं सर, कितने लोग रिकमेंड होते हैं इस एंट्री के रिस्पेक्ट में, और एक क्लास मेरिट के अंदर मेल कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसीज हैं, हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है मैम, हम अभी जो CDS 224 की मेरिट वगैरह आई थी उसके रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। जब डिसाइड हुआ था मैंने सारा रिसर्च करा हुआ था इसका। एक मतलब ना कॉन्क्रीट नंबर ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आईएमए में 100 सीटें हैं तो बच्चे कितने रिकमेंड हुए, 273। अगर गर्ल्स की 32 के आसपास, सॉरी अगर एएफए में 32 सीटें हैं तो बच्चे कितने रिकमेंड हो रहे हैं, वही 68 to 100 के बीच में। तो जब ओवरऑल मैं रेशियो देख रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि अगर जैसे मैम हमने ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और हमने ना नंबर बहुत अलग अलग सुने हैं, कोई बोलता है 5 लाख 10 लाख बच्चे अप्लाई होते हैं। जब आरटीआई फाइल किया और हमने नंबर्स देखे, शॉक्ड हो गए कि 1.5 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और अपियर तो 85 1 लाख तक ही हो रहा है। ये CDS 1 की बात कर रहा हूँ, 24 की। आप सोचो मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज होता है। अच्छा, वहां से एक चीज निकल के आई, जैसे मैम ने भी बताया कि जो पेपर जिनका पेपर क्लियर होता है वो 7,500 8,000 यही बच्चे होते हैं, हमेशा इसी के बीच में होता है, 7 से 8 हजार। तो आप ये देख लो, एक नंबर मान लेते हैं, मैं मैथ्स का टीचर वैसे समझाऊंगा कि अगर अगर 1 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं तो अराउंड 8 to 10% बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली यही इसका भी 8 to 10% बच्चे रिकमेंडेशन का रेशियो है। जैसे इस बार इन टोटल कुछ अगर मैं लगा लूं मैम, 800 के आसपास रिकमेंड हुए। ओटीए के लिए बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 569 के आसपास नंबर था। नॉट एक्यूरेट, बस मतलब 500 550 से ऊपर था, 600 से नीचे। एंड अगर आईएमए एएफए आईएनए मिला ले तो आई गेस 349 के आसपास रिकमेंडेशन था। आप टोटल करोगे तो आपके समझ में आएगा। इजी है बोलना, 8 to 10% मैम जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। सीटें तो और भी कम है, उसके बाद अब मेरिट आउट भी होना है। माय गॉड सर, मैंने बहुत आई थिंक 2 साल पहले किसी कैंडिडेट के साथ वीडियो किया था, तो वो बोल रहा था 32 सीट हैं एएफए के लिए, और 22 भी बहुत मुश्किल से बच्चे रिकमेंड हुए हैं। पहले वैकेंसीज खाली भी जाती थी, और अब मैं जैसे एग्जैक्टली मैम, मतलब लास्ट एग्जाम मुझे लगता है मैंने 2021 में दिया था मैम। और हम्म, 2021, हाँ 2021 का लास्ट सेकेंड अटेम्प्ट दिया होगा। हमारे टाइम पे ये था कि कट ऑफ से एक नंबर भी ऊपर ले आओ या फिर पॉइंट में ऊपर ले आओ, ये डायलॉग्स हुआ करते थे मेरे क्लास में कि कट लड़कों को तो बस कट ऑफ पास करनी है, लड़कियों को मेहनत करनी है। पर मैम अब ऐसा नहीं रहा। इस हम्म, बार तो होड़ है, मतलब अब तो कंपटीशन इतना बढ़ते जा रहा है कि बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। और सीडीएस एंट्री में भी मेरिट आउट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं भाई जितने बाकी में होता है। बस वही है कि जब सब एक रेस में लगे हुए हैं तो आपको अपना बेस्ट देना है। हम्म। सर कट ऑफ तो सबको पता रहती है कि जब भी कट ऑफ रिलीज होती है, बट सर टॉपर का स्कोर इस टाइम पे क्या चल रहा है? अगर ओटीए कट ऑफ 81 था इस बार, एंड आप ये लगा लो आईएमए का 117 था, आईएनए इज 90, और एएफए 126, यही था एग्जैक्ट। तो जी। मैम अगर आईएमए में मैं टॉपर के स्कोर की बात करूं तो वो 126 था। यानी अगर 117 नंबर कट ऑफ गया हुआ है तो उसके 9 नंबर ज्यादा हैं। लेकिन जब ये लिस्ट देख रहा था मैं, तो मैंने ये भी देखा कि जिसके एग्जैक्ट 117 आए हैं ना, वो भी मेरिट इन हुआ है। एसएसपी का? यानी कि यहाँ पे ये समझ में आया कि रिटर्न में अगर जो कट ऑफ आपने क्लियर किया है दैट मीन्स यू हैव द चांसेस टू गेट मेरिट इन। बट आपको एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इनफैक्ट देर आर सम पीपल, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट थे जिनका स्कोर 136 132 था और वो 100 रैंक से भी बाहर थे। तो बिल्कुल। एसएसबी पे भी उतना ही डिपेंड करता है भाई, मतलब अपनी मेहनत करनी है एग्जाम में, बट एसएसबी में अपना बेस्ट करना होगा। जी। सर मैथ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बल्कि मैं थोड़ा बिल्कुल नहीं मैम। सर, काफी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं सर। जीएस के और जब इंग्लिश के बारे में बात होती है तो एक एक्सपेक्टेड मार्क्स हम लेके चलते हैं कि इतना हमें स्कोर करेंगे तो हमें रिटन क्लियर करने में हेल्प होगा। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड, या सर एक एवरेज मैं आपसे लेके चलूँ, एक सेफ स्कोर रहेगा कैंडिडेट्स के लिए अगर वो कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं? मैम मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं, आपको भाई 50+ मार्क्स टारगेट करना ही करना है ऑन एन एवरेज। तो मैं 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर में से ढूंढ ढूंढ के 50 क्वेश्चन निकालने हैं। और 50 क्वेश्चन कर लोगे और तमीज से पढ़ के गो तो मैम मतलब 50 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगर कोई बच्चा 45 से 50 के बीच में कर रहा है मैथ्स में, बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट मैं बोलता भी हूँ कि जैसे आपने जब सीडीएस एग्जाम दिया होगा मैम, आई स्टिल बिलीव, और बहुत मतलब सबको समझाता हूं कि आईएमए क्लियर करना इजी है ओटीए से। ओटीए इज टफ, सच में टफ है। मतलब आप ये लगा लो कि इमेजिन करते सिनेरियो, किसी किसी एक एस्पिरेंट के इंग्लिश में 60 नंबर आ गए। अब जी। 60 नंबर है, उसको जीके बिल्कुल नहीं आती है, उसके 20 मान लेते हैं, 60 20 80 हो गए। और वो मैथ्स वाला, उसका मैथ्स अच्छा है, वो 50 नंबर लेके आया। 60 20 और 50, 130 नंबर हो गए, उसका एफए क्लियर हो गया कट ऑफ में। बिल्कुल।
लेकिन 80 नंबर से आपका ओटीए क्लियर होगा या नहीं, गारंटी नहीं है। सही अभी कह तो लास्ट मतलब इजी मतलब पेपर टफ आया था तब 81 मार्क्स आया ना, वरना ओटीए कट ऑफ 105 तक शूट हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ छोड़ ही देते हैं, उनके हम्म। अटेम्प्ट होते हैं उसके बाद भी, कि अगर मैथ पे फोकस कर लोगे तो भला हो जाएगा। ओटीए टफ है, गर्ल्स को पेपर क्लियर करना टफ है, बॉयज के लिए इजी है। इनफैक्ट अगर बीटेक हो तो आप सोच लो, आईएनए तो और भी इजी हो जाएगा उनके लिए। तो बिल्कुल। ये फायदा है। तो भाई मैथ्स में 50 का स्कोर तो मेंटेन करके चलना आप। सर बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैथ में, तो कई बार ना प्रायोरिटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई 3 टॉपिक ऐसे जो आप रिकमेंड करोगे जिससे स्कोर बूस्ट हो सकता है या इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? श्योरली मैम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप, 70 और 30 का रेशियो रखो। 30 पार्ट्स आप 30 पार्ट जो 30% जो पार्ट है वो आपका अर्थमेटिक का है, एंड 70% पार्ट एडवांस मैथ्स का, जहाँ पे हम्म। आपके एलजेब्रा ज्योमेट्री सब कुछ आ जाता है। मैम अब कॉमन बच्चे भी होते हैं या फिर हम्म। किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, अर्थमेटिक वाला पोर्शन तो पूछते ही है। तो सबसे जी। पहले जो 30% है ना, वो इजी सेक्शन है। आपको अर्थमेटिक अपना सुपर स्ट्रांग रखना है। दो तीन जितने एग्जाम दे रहे हो, एफकेट भी दे रहे हो अगर, हर जगह काम आएगा। तो मैम बिल्कुल। 30% वहां से नंबर खींच लें। अब 70% में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, सबसे पहले भाई खत्म करना है आपको नंबर सिस्टम। सबसे पहला काम है नंबर सिस्टम निपटा दो। अगर नंबर सिस्टम खत्म कर लिया आपने, तो उसके बाद आपका आएगा मेंसुरेशन वाला पोर्शन। मैम मैं इस एस्पेक्ट में बता रहा हूं जो इनको इजी पड़ेगा। मतलब जी। अगर आपके पास 5 चीजें हैं, लगा लो, नंबर सिस्टम हो गया, एल्जेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, एंड ज्योमेट्री हो गई, तो आप किन्हीं 3 को पकड़ के चलो। हम्म। अगर किसी 3 को पकड़ के चल रहे हो और आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है, तो आपका काम निकल जाएगा। ओके सर, ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपने कहा इसका वेटेज वेरी करता है काफी बार, तो रिसेंट ईयर में क्या ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है? तो आई मीन ट्रिग्नोमेट्री को कोई कैसे टैकल कर सकता है? मैम ट्रिगो का और स्पेशली मेंसुरेशन के 3D वाले क्वेश्चंस का, इनका जी। ना बहुत वेरी करता है। लेकिन पेपर में अगर डुएबल पार्ट होता है तो ये यही होते हैं, जहां पे ओके। बच्चा अगर पढ़ के गया है तो वो कर लेगा। हम्म। ज्योमेट्री में कुछ भी पूछ लेते हैं। हम्म। मतलब अगर पेपर में आपको डायग्राम डायग्राम दिख रहा है, तो एक मतलब टफ क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं वो बनते हैं ज्योमेट्री वाले सेगमेंट में। मेंसुरेशन एंड ट्रिगो, मतलब ना ऐसा भी हुआ है मैम, कभी ट्रिगो को अप कर दिया, कभी सीडीएस में ट्रिगो के थोड़े मतलब क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आप 3 चीजें अगर पकड़ के चल रहे हो, तो वेरिएशन पेपर में चाहे जितना भी हो, आपके 50 क्वेश्चन निकल जाएंगे। हम्म। आपको सोचना ही ऐसे है। मतलब अगर लास्ट बार की अगर मैं बात करूंगा, तो ऑन एन एवरेज ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, तो बच्चों को लगा कि पेपर में बस डायग्राम डायग्राम पढ़ के जाना है, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अभी देखो फिर उन्होंने बैलेंस कर दिया। तो इस चक्कर में आपकी ट्रिगो भी छूट गई, मेंसुरेशन भी छूट गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर में इजी वाले पोर्शन छांटो जहां से क्वेश्चन डुएबल हैं। ट्रिगो के क्वेश्चन आप कर पाओगे, मेंसुरेशन में भाई बेसिक फॉर्मूला आते हैं 2D 3D में, उस पर इंप्लीमेंट करोगे, कैलकुलेशन अगर फास्ट है सॉल्व हो जाएगा। अर्थमेटिक बेसिक है, सॉल्व कर लोगे। लेकिन एलजेब्रा में, मैं एक तो ना एलजेब्रा और ज्योमेट्री का ना बहुत वास्ट सिलेबस है। जी। मतलब आप पढ़ते जाओ खत्म नहीं होगा, कि कितना ही इंसान पढ़ लेगा। लेकिन हम्म। ट्रिगो तो ठीक है कि खत्म कर सकते हैं, मेंसुरेशन ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया है ना, हो जाएगा आराम से। तो इसीलिए भाई अगर मैथ्स करना है, 50 का टारगेट रखो। अर्थमेटिक को तो पढ़ ही के जाना है, और एडवांस में 3 पोर्शन को पकड़ लो। कौन से तुम चूज करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। सर एलजेब्रा का भी थोड़ा पोर्शन पे बात करते हैं, बिकॉज ये भी वास्ट है। तो एलजेब्रा की कौन से पोर्शन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या उसमें भी आप इक्वली टाइम देना चाहिए सबको, चाहे वो एपी जीपी हो, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग? मैम आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे ना, मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूँ बताना, कि जैसे कोई अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, तो हम कभी भी ना टॉपिक स्पेसिफिक नहीं जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपीट होता है। आप समझ रहे हो ना, जैसे एपी जीपी है, तो उसके क्वेश्चन ही बन रहे हैं। अलजेब्रा में रूट्स निकालने से लेके आपके आइडेंटिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन केवल इसी को पढ़ के जाना गलत है। अगर आपने अलजेब्रा अपने तीन तीन टॉपिक में चूज करा हुआ है, तो भाई ढंग से पढ़ के जाओ A to Z। मतलब या फिर ये मत सोचो पहले ही हमने शॉर्ट कर दिया इनको, कि पूरे सिलेबस में ये 3 चार्ट लो, अगर इसमें भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे फिर तो बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। तो भाई टॉपिक जो राइट चूज सर। किए हैं एटलीस्ट उनको पूरा पढ़ के जाना। करके जाना है। सर जैसे पेपर, मैंने भी रिसेंटली बच्चों से भी सुना है, जैसे जब भी मैंने रिकॉर्डिंग करा है जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, आई हैव जनरली हर्ड दैट डिफिकल्टी ऑफ द पेपर इज इंक्रीजिंग इन एवरी अटेम्प्ट। कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो रहा है, चाहे वो जीएस का हो। तो मुझे मैथ का नैरेटिव जानना है सर, क्या इसका लेवल काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है सीएपीएफ और एसएससी के कंपैरिजन में, ज्यादा हो गया है या स्टिल द सेम, या इसमें और प्रिपरेशन करने की जरूरत है? मैम अगर एसएससी भी मतलब एसएससी अच्छा होगा सीजीएल एग्जाम स्पेशली कंपेयर करने के लिए, सीडीएस का मैथ्स मैम टफ है। मतलब ओवरऑल आपको पूरी नॉलेज चाहिए। मैंने मैम सीजीएल भी क्लियर किया, जी लेकिन सर। वहां पे ये होता है ना कि 25 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस आता है।
तो चलो ठीक है, बिल्कुल। मान लो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम कर लूंगा, अलजेब्रा कर लूंगा। मैम यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपसे ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा बेइज्जती फील हुई, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है आगे और नीचे ही गिर जाओ तुम कि तुमसे नहीं हो रहा है। तो जी। मैम पेपर ना मतलब सीडीएस के लिए तमीज से पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आईएमए एफए अगर चाहिए तो भाई मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल। हर चीज डिटेल में पूछते हैं वो खोल के, उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। सर मेरे को बहुत प्रिसाइजली भी चीजें पूछनी थी, बट अभी मैं बहुत क्लियरली आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी बच्चे के पास 6 महीने हैं। बिकॉज सर ऐसा भी हो सकता है कि अभी जिन किसी बच्चे ने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं हो पाया और वो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम को टारगेट कर रहा है। तो सर जो अभी उसके पास जो 6 से 7 महीने जो सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम है, वो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर कर सकता है? क्योंकि बाकी चीजों के अराउंड तो रट के भी चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। और अगर राइट तरीके से कोई नहीं कर रहा है तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव क्लियर्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड यू आर स्टिल हेल्पिंग। सो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इसमें? मैम मतलब अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स मतलब पढ़ना चाहता है, तो हम्म। सबसे ज्यादा जो डाउट पूछते हैं ना कि सर मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता है, और बिल्कुल। मेरी ना हर वीडियो में एक लाइन होती है, तो मैं भी लिखवाता हूँ कि आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ मैथ्स, कि मुझे प्यार है मैथ्स से और मैं तुम्हें करा दूंगा। जैसे भाई सबसे पहली चीज जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर मैथ्स को पढ़ने का आप सोच लिया है तो हम्म। डरने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुझे जीके से बहुत डर लगता था, मैं ऋचा मैम को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि बायो पसंद नहीं है मुझे, तो मैम आज भी अगर आप पूछोगे बायो में पावर हाउस ऑफ सेल कुछ माइक्रो वो होता है माइक्रो। बस, हाँ माइक्रो क्वांटिटी बस उतना ही याद है। मतलब उसको बोल नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम में पढ़ने के लिए रट लिया है। और मैथ से प्यार इसलिए क्योंकि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम्म। आपको एक सिंपल तरीका करना, मैम कोई भी हर एक एस्पिरेंट के बाद कोई ना कोई बुक होती है। मतलब हम्म। इन जनरल मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपके पास जो भी बुक पड़ी हुई है, अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हो, और सबसे बेस्ट है पीवाईक्यूज, यूपीएससी के वेबसाइट पे सारे पेपर मिल जाएंगे, उनको निकालो। मैं क्या करता था मैम, सिंपल से जैसे अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर है, आज मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़नी थी कि भाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। अब वो मुझे भी शुरू से पढ़ना है, क्योंकि टेंथ में पढ़ के छोड़ दिया हमने, बिल्कुल। एग्जाम के लिए पढ़ना था। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन देख रहा हूं और उनके जो पेपर में सॉल्यूशन जो बुक में होते हैं ना, एग्जाम्पल सॉल्यूशन सॉल्व किए होते हैं, उनको समझने की कोशिश करता था। अगर वो मुझसे खुद से हो रहे हैं तो किए, अदरवाइज यूट्यूब पे गया, उस टॉपिक को सर्च किया, देखा कि यार कहाँ पे मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब एक बच्चा अगर चाहे तो बस सेल्फ स्टडी से, कि भाई इंटरेस्ट आना चाहिए कि आपको एक टॉपिक अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ लिया है तो आपको उसको टाइम देना होगा। एंड सेम लॉजिक काम करता है मैम, जिस चीज के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करते हो ना, आपको वो अच्छी लगने लगती है। तो फिर मैथ इज अबाउट ऑल अबाउट लॉजिक। आज के टाइम पे तो ये बोलूंगा मैम, एआई है, एक क्वेश्चन पेस्ट करो फटाक सॉल्यूशन आ जाता है, बिल्कुल। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करवा लो वो भी आ जाएगा। तो भाई अगर अब पढ़ना है ना, तो कुछ मत करो, एक कोई भी बुक पकड़ो, बुक उठाओ, पहले ये देखो, जैसे मैंने बताया कि अर्थमेटिक खत्म करना है, तो कुछ दिनों के, अगर अगर आपके पास 6 महीने हैं, तो पहले एक टारगेट रखो कि इतने दिनों के अंदर मेरा अर्थमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद मैं बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा। उस टाइम पे आप तुम पीवाईक्यू लगाओगे। एडवांस में जब आओगे, अगर बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग में ही धक्के नहीं खाना है, तो स्टार्ट विथ मेंसुरेशन, ट्रिगो, ट्रिगो में भी आप चाहो तो हाइट एंड डिस्टेंस। डीआई के मैम एक चीज बताना भूल गया मैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन बहुत मस्त आते हैं। मतलब आपने अगर एक फॉर्मूला क्रैक किया तो आपके 4-5 क्वेश्चन एक साथ निकल जाएंगे। ओके। लेकिन वो होता है मीन मीडियम मोड, बच्चे सुन के दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या है। लेकिन बाबू एक बार अगर कोई भी लेक्चर देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चाहिए कि यूट्यूब पे कंटेंट की तो दुनिया है पूरी। आपने एक टॉपिक सर्च किया, आपको जिससे समझ में आ रहा है, चाहे वो टीचर एसएससी का हो, डिफेंस का हो, मेरा लेक्चर हो, किसी और का हो, बस समझ लो। आपको समझ में आ गया, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। 6 महीने अगर लग के करोगे तो मैथ्स हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि एडवांस मैथ का सिलेबस समुंदर जैसा है। अगर दिल लगा लिया सिलेबस से, अगर एलजेब्रा पढ़, जैसे ना बच्चे क्या करते हैं मैम, एलजेब्रा पढ़ने लगे, सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो इनको लगता है कि एलजेब्रा में थीसिस लिख देंगे, प्रोफेसर ही बन जाएंगे उसमें। नहीं भाई, पेपर से 50 क्वेश्चन निकालने हैं, उतना ही पढ़ना अपने लिए जितना तुम्हारे काम का हो जाओगे, और 6 महीने में बहुत प्यार से मैथ मैथ आपका रेडी हो जाएगा। ओके सर। अभी जैसे आपसे मेरी बात हुई, ऋचा मैम से बात हुई, एंड सर इस वीडियो के लिए आई नो द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू ऑल हैव डन। मैं बस ये चाहता हूं ना कि ये कन्वे करना है कि आपको ना सच में मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। मैंने जो 77 क्वेश्चन हमने क्लेम किए, वो इसलिए नहीं दिखाया कि देखो आपको हमारे पास आके पढ़ाई करनी है। हमने ये दिखाया कि अगर आप डीप में चीजें पढ़ते हो, जैसे साइंस में 30 में से 22 क्वेश्चन थे, सो आई वाज सुपर हैप्पी कि यार ये हम इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, पर वो नोट्स हमने नहीं लिखे यार, वो एनसीईआरटीज हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। हाँ ये है
कि उसको एनालाइज करके कंपाइलेशन बहुत अच्छा बनाया और उसको डिलीवर किया और वहीं से क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं ना यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन और हिस्ट्री में तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। इस बार हमने स्ट्रेटजी ये रखी थी कि भाई हिस्ट्री को भी इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों के क्वेश्चन बन जाए, वो करंट इवेंट से जोड़ जोड़ के, जैसे मैम बता रहे थे सलाल। तो ना मुझे ये समझ में आया कि जिन्होंने पेपर क्लियर किया है ना, बहुत हद तक वो एक तरीके का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक जैसा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मैं भी यही करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज दिख गई कि अच्छा ओजोन लेयर के बारे में कोई चीज पोस्टेड है, तो मैं खोद लेता हूँ पूरा उसको। या फिर अगर मुझे पता है, जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि यार डैम्स हैं, कितने डैम्स पढ़ लेंगे, पर मैं क्या करता था अपने टाइम में, अगर डैम भी सर्च, तो मैंने क्या करूं, डैम सर्च करूंगा, डैम्स इन न्यूज। आपको पता है ना क्रोम पे ऑप्शन आता है सर्च का, इमेजेस का, उसके बाद एक टैब होता है न्यूज का। द मोमेंट आप न्यूज पे टैप मैम टैप करोगे, आपको एक लाइन से जितने भी डैम्स है वो सब न्यूज में आ जाएंगी। बिल्कुल तो वहां से आइडिया मिलता था कि ओके ये चीजें करंट वाली हैं, ये पूछ सकते हैं। तो सबकी जर्नी ऑलमोस्ट सेम है मैम, मतलब इसीलिए ये कह सकता हूं कि जब साथ में एक अच्छी टीम पढ़ा रही होती है तो हमारे लिए प्राउड फीलिंग होती है ये बताना कि देखो भाई इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस और आपको भरोसा करना है। बस वो मैम एक ट्रस्ट है बच्चों को दिखाना, ताकि वो और मेहनत कर सके कि अगर वो खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भाई तुम्हारे पेपर में भी आएंगे। इतना बड़ा हुआ नहीं है कि पेपर क्लियर नहीं होगा, हमने भी किया है, आप भी कर सकते हो भाई। सर, मैंने मैम को और आपको काफी प्रोव करने की कोशिश करी कि देर आर टाइम्स कि इज देयर एनी शॉर्टकट टू दिस एग्जाम, बिकॉज कई बार बच्चे भी बोल देते हैं कि कुछ चीजें स्किप कर जाओ या आप उसको कम ध्यान दो या आप डोंट पे अटेंशन टू सर्टेन टॉपिक्स। नाइदर यू नॉर मैम हैज सेड एनीथिंग लाइक दैट कि आप कुछ चीजें छोड़ भी जाओगे तो चीजें हो जाएंगी। शी विल सेइंग डोंट लीव इट बट ट्राई टू टच अपॉन ऑल द एरियाज। यू नेवर नो कि कहाँ से क्या चीज आ जाए, और एक स्टेप अहेड तो आपको चलना ही पड़ेगा ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। And thank you so much for your time, because ultimately it was just a concept in my head and you're being dealing with aspirant every day. So you are at last connected with the exact changes which is happening in the UPSC serious exam. And I'm really grateful for your time and energy, sir. थैंक यू सो मच मैम। एंड सच में मतलब आपका जब प्लेटफॉर्म देखते हैं, मैं सब मतलब मैं देखता हूँ इंटरव्यूज, देखता हूँ कि जैसे आप एफर्ट ले रहे होते हो, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है और शायद इसीलिए हम जुड़े भी, कि आप बिल्कुल रॉ होके जितने भी क्वेश्चन डीप में, मतलब एक टाइम पे हमें लगता है कि यार ये भी डाउट हो सकता है, पर आप कनेक्टेड हो उन एस्पिरेंट से जो आपको डीएम करते होंगे, इंस्टा पे कमेंट्स करते जी, होंगे, एंड आप उनको उठाते हो। इसीलिए बच्चे भी आपको इतना प्यार करते हैं और आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। एट द एंड इनको बस यही बोलूंगा कि मैं ये मानता हूं कि मेहनत से ना हर चीज हासिल की जा सकती है। तो लक के भरोसे मत बैठो भाई, जंग है ये, जीतनी है तुम्हें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय Thank you so हिंद। much, sir. Jai Hind, sir. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below the kind of videos you want in the upcoming episodes of Defense Roger. And don't forget to subscribe the channel. It helps us to connect with the better people to help your preparation and to get you in the academy soon. Thank you so much. Jai Hind.